ये कक्षा 8 अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं विज्ञान के हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के धातु एवं अधातु चैप्टर को देखेंगे, जो कि हमारा पाठ 2 है। ठीक है, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए यहाँ से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और अच्छी तरीक़ा से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए बहुत ही ईजी तरीक़ा से आपको मैं समझाऊँगा, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए सबसे पहले हमारे क्या है, आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं और उन सभी वस्तुओं में हमारा कुछ धातु होते हैं तो कुछ हमारा अधातु होते हैं। चलिए इसको हम लोग जानते हैं। इनमें से कुछ के चित्र नीचे दिया गया है, जो कि यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया है। इनका अवलोकन कीजिए, ये किन पदार्थों से बने हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग जेवर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये किन पदार्थों से बना होगा, ये हमारे सोना चांदी से बना होगा। तो यहाँ पर ये सोना से बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो है ये किन किन पदार्थों से बना है आपको बताना। जैसे ये कोयला है, ठीक है, तो कोयला जो है कैसे बनता है, कोयला जो है बहुत जब जीव जो है और पेड़ पौधे जो है वे अपघटित हो जाते हैं। जब बहुत सारे पेड़ पौधे जो ज़मीन के अंदर जो अपघटित होकर के क्या बनते हैं, हमारा कोयला बनते हैं। इसको बनने में बहुत साल लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोयला बनता है। तो कोयला हमारा आखिर क्या है, धातु है कि अधातु है, तो ये आपको यहाँ पर जानना है। उसके बाद ये वाला क्या है, आपको तावा दिख रहा होगा। ठीक है, और तावा जो है यहाँ पर लोहा से बना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कि ये हमारा क्या है, लोहा की जाली है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर जाली भी लोहा से बना हुआ है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये आप लोग चेयर देख सकते हैं। तो ये कुर्सी जो है वे हमारा लकड़ी का बना हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग जग देख सकते हैं, तो ये हमारा प्लास्टिक से बना हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर ये टूल देख सकते हैं, तो ये वाला भी हमारा जो है प्लास्टिक से बना हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग वायर देख सकते हैं, जैसे ये पतला वायर उससे, तो इस प्रकार से ये मोटा वाला वायर। तो इस प्रकार से ये वायर जो है, इसका अंदर तो हमारा धातु रहता है। ठीक है, इसका अंदर तो हमारा मेटल रहता है, लेकिन उसकी बाहरी परत जो है, उसकी बाहरी परत हमारे क्या अधातु रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें प्लास्टिक का कवर होता है। तो अभी मैं आपको यह बताऊंगी कि हमारा धातु क्या है, अधातु क्या है, उसके बारे में बहुत ही गहरा जिक्र करेंगे इस वीडियो पर। तो यहाँ पर अभी इतना आपको जानना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, निम्नलिखित पदार्थों के आगे खाली जगहों में उसी प्रकार के कुछ और पदार्थ का नाम जोड़िए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाला में एल्यूमिनियम और यहाँ तांबा लिखा गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मतलब इस जगह पर हमें धातु के नाम लिखना है। अच्छा, धातु मतलब आप लोग को मैं बताऊँ कि धातु क्या क्या है, कैसे कैसे उसका गुण क्या क्या है। ठीक है, उसका भौतिक गुण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे एल्यूमिनियम है, तो उसी प्रकार तांबा, उसी प्रकार से आप लोग ले सकते हैं सोना चांदी। ठीक है, और उसी प्रकार से आप लोग भी बहुत कुछ यहाँ पर जो है, जो कि हमारा धातु है, उसको आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सोना चांदी लोहा। ठीक है, उसका देखिए नीचे में हमारा लकड़ी लिखा है, रबर लिखा है, मतलब यहाँ पर अधातु को आपको लिखना है। जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर कोयला हमारा क्या है, अधातु है। ठीक है, उसी प्रकार से प्लास्टिक ले सकते हैं और कागज ले सकते हैं, ये सब हमारे क्या है, अधातु है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं हमारे यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या इन सभी पदार्थों के गुण एक समान होते हैं। क्या जितने भी जो आपको यहाँ पर पदार्थ जो दिख रहा है, जितने भी जो आप लोग पदार्थ यहाँ पर देखें, क्या इसके गुण जो है एक समान होते हैं क्या। देखिए तो ये सब आपको बताना है। देखिए इसका गुण जो है ना, वे एक समान नहीं होंगे हमारा। ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे क्या होंगे, धातु होंगे, तो कुछ अधातु होंगे। ठीक है, अब धातु के भी हम लोग गुण बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इन पदार्थों के नाम नीचे सारणी में दिए गए हैं, गुणों के आधार पर अंकित कीजिए। चलिए यहाँ पर इसके गुण को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि एक हमारा गुण दिया गया, पदार्थ के नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमारा चमकीला, तो मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि आपको चमकीला नजर आता है। तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस जगह पर सोना चांदी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लास्टिक जो है वो चमकीला नहीं होता है। ठीक है, प्लास्टिक को कलर करके चमकीला किया जाता है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देखिए गुण यहाँ पर चमकीला लिखा है, तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ धातु के नाम लिख सकते हैं, जैसे सोना लिख दिए। ठीक है, तो सोना हमारे क्या एक चमकीला धातु है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए पीटने पर फैलता है। आप लोग थोड़ा सोचिए कि जैसे कि आप लोग भी बहुत सारे ऐसे मतलब कि चीज़ को आप लोगों ने देखा होगा, जो कि आप लोग फिर देखे होंगे बनाते हुए, कि जैसे कि लोहार वगैरह, ये लोग जो लोहार लोग जो बनाते हैं, कि जैसे कि हम लोग कुछ उसे देंगे, कुछ बनाने के लिए देंगे, तो थाली वगैरह ये सब। ठीक है, तो वे पीट कर क्या कर सकते हैं, उसको दूसरी आकार में उसे बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक
लोहा का गिलास है, ठीक है। तो इस लोहा के गिलास को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि इसको लोहा का बर्तन बना दीजिए, तो दूसरा मतलब थाली बना दीजिए, ठीक है। तो लोहा के गिलास को क्या करेंगे, पीट पीट के थाली भी बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब इसे हम लोग पीट करके दूसरे आकार में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लोहा लिख देंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद हमने देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ये सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, ये हमारा धातु में ही पॉसिबल है। जितने भी जो धातु जो है ना, धातु को यदि हम लोग एक सिरा को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी हमारा गर्म हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर समझाऊँ, जैसे एक हमारा यहाँ पर हमारा एक मोमबत्ती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक हमारा मोमबत्ती और यहाँ पर एक हमने रड ऐसे करके इसको पकड़ के रखा है, देखिए। तो रड को हम लोग, लोहा के रड है, तो रड को हम लोग यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें गर्म यहाँ पर भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो लोहा जो है ना, वे हमारा ऊष्मा का चालक होती है, यानी कि इससे हमारा जो है ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, जिस कारण से यहाँ पर भी गर्म होता है। अच्छा, आप लोग ये वाला जरूर अनुभव किए होंगे, जैसे कि रोटी जो पकाते तवा में, तो तवा में रोटी तो पकता है हमारा इस जगह पर, देखिए यहाँ पर पकता है, लेकिन हत्था भी उसका क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा, ऐसे आपको मैंने बहुत कुछ बताया। जैसे लोहा हमने बताया, लोहा लिख सकते हैं, तांबा लिख सकते हैं, ये सब आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए तन्य मतलब क्या होते हैं, तन्य मतलब होता है कि जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तन्यता मतलब क्या होती है, खींच सकते हैं। जैसे कि लोहा के तार जो है उसको हम लोग आसानी से खींच सकते हैं ना, मतलब लोहा के तार को तो आप लोग चलिए खींच नहीं सकेंगे, टाइट होता है, लेकिन उसे खींचा जा सकता है, ठीक है। तो तन्यता मतलब इसी प्रकार, तार यदि रहे तो फिर उसको आप लोग खींच सकते हैं, है कि नहीं। तार यदि रहे तो उसको आप लोग खींच सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह, इन सब का तार को आप लोग क्या कर सकते हैं, खींच करके लंबा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा रबड़ को भी तो खींच सकते हैं, ठीक है। तो रबड़ को खींच सकते हैं, जरूर खींच सकते हैं, लेकिन वो तन्यता नहीं है वो वाला, ठीक है। फिर अब वो इसमें तन्यता नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वही हमारे क्या एक अधातु है, तो यहाँ पर तन्य हमारे किस में होगा, धातु में ही होगा। तन्य किस में होगा, धातु में ही होगा। तो यहाँ पर कुछ भी एक ऐसा धातु का नाम लिख दीजिएगा जिसमें हमारे क्या तन्यता, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब में से कुछ आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोला गया कि विद्युत धारा प्रभावित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित। अब देखिए जितना भी जो धातु जो है, जैसे कि हमारे एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, सोना चांदी हो गया, तो इन सभी से हमारे क्या होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यानी कि आप लोग तार देखे होंगे, वायर, ठीक है। तो ये वायर जो है ये हमारा किससे बना होता है, जैसे कि भीतर में तो ये हमारा रहता है कॉपर का रहता है, या कॉपर मतलब तांबा, ठीक है। तो तांबा का रहता है या फिर एल्यूमिनियम का रहता है, ठीक है। तो ये क्यों रहता है आखिर, एल्यूमिनियम और तांबा का क्यों रहता है, क्योंकि एल्यूमिनियम और तांबा जो है ये हमारे क्या कर सकता है, विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है, विद्युत धारा को ट्रांसफर कर सकता है, विद्युत धारा को ले जाया जा सकता है इससे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वे हमारा क्या लोहा या एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है, ये जो है विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में है कि विद्युत धारा प्रवाहित किससे किससे होता है, जो कि आप लोग तार में देखे, है ना। तो उस जगह पर तार में आप लोग क्या देखे, कॉपर के तार देखे होंगे और एल्यूमिनियम के देखे होंगे, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, गुण। चलिए यही वाला गुण है, देखिए गुण, देखिए चमकीला नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चमकीला नहीं है। जैसे कि चमकीला नहीं है मतलब वे हमारे क्या होगा, वहाँ पर जैसे अधातु जितने भी है वे हमारे क्या होता है, चमकीला नहीं होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप जैसे लकड़ी लिख दीजिएगा, वे हमारे क्या चमकीला नहीं है। पिटने पर नहीं फैलता है, तो पिटने पर नहीं फैलेगा, जैसे कि हमारा कागज लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, पिटने पर नहीं फैलेगा, है ना। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, तो प्लास्टिक में एक सिरा गर्म कीजिएगा तो दूसरा सिरा कभी भी गर्म नहीं होता है, ठीक है। वे क्या होता है, पिघल जाता, तब पिघल जाएगा तो पिघल जाएगा, लेकिन वह क्या होगा, एक सिरा से दूसरे सिरा गर्म नहीं होगा। जैसे कि कुकर के हत्था वगैरह या फिर तावा के हत्था वगैरह, इसमें क्या होता है, प्लास्टिक के कवर होते हैं ताकि हमें जो गर्म नहीं लगे, है ना। क्यों नहीं, क्योंकि वे प्लास्टिक जो विद्युत का ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ऊष्मा का भी और विद्युत का भी कुचालक होता है, यानी कि इसको ट्रांसफर होने नहीं देता है, ठीक है। तो एक सिरा गर्म करने से दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, तो वे हमारा आप लोग प्लास्टिक ले सकते हैं। तन्य नहीं है, तन्य मतलब उसे आप लोग खींच नहीं सकते। जैसे कि इस जगह पर अभी आप लोग बहुत कुछ ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर आप लोग ले सकते हैं कोयला ले सकते हैं। ये क्या हमारा एक क्या है, अधातु है, ठीक है, क्योंकि इसे खींचा नहीं जा सकता। और जितने भी जो अधातु है ना उसे खींचा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। मतलब ऐसा कौन सा चीज जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, तो ऐसा आपको पदार्थ के नाम लिख देना है कुछ भी, ठीक है, जिससे हमारा विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। जैसे कि जैसे हम लोग देखें इस जगह पर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे ईंट हम लोग लिख दिया, ठीक है। तो ईंट से क्या हमारा विद्युत धारा प्रभावित होगा। अच्छा ईंट किससे बना है, मिट्टी से बना है। देखिए जब हमारा मिट्टी जो गीला रहे तब तो विद्युत धारा प्रभावित होगा,
लेकिन हमारा जो वे मिट्टी यदि सूखा रहे तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलिए आपको मैं यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब देखिए हमारे क्या लिखा है, सारणी 2.1 के पहले भाग में लिखे गए पदार्थों को धातु कहते हैं। मतलब देखिए यहीं पर आपको धातु और अधातु को यहीं पर बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझा दिया। मतलब देखिए आपको यहाँ पर जो आपको भाग 1 दिख रहा है, ठीक है, तो भाग 1 पर जितना भी आपको मैंने इसके बताए ना, वे हमारे क्या होगा, इस जगह पर धातु ही होगा। और भाग 2 पर जितना बताए वे हमारे इस जगह पर क्या होगा, पदार्थ के नाम में अधातु होगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर धातु और अधातु को पहचानना सीख गए हैं। मतलब धातु में क्या होगा, धातु चमकीला होती है, पीटने पर फैलता है, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, ये तन्यता भी होती है, तन्य भी होती है और विद्युत धारा प्रवाहित करती है। तो ये सब गुण जो है हमारा धातु का होता है। अधातु का गुण कौन कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पर आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। चमकीला नहीं, अधातु चमकीला नहीं होता है। पिटने पर नहीं फैलता है, अधातु पिटने पर नहीं फैलता है। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होती है, अधातु में सिर्फ पॉसिबल है। तन्य नहीं है, अधातु होता है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते, अधातु होता है। तो इस प्रकार से आप लोग धातु और अधातु को यहीं पर बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यही चीज यहाँ पर भी कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग धातु और अधातु को बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकें, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे, आइए इसके भौतिक गुणों को विस्तार रूप से जानते हैं। तो हमने अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि भौतिक गुण को हम लोग विस्तार रूप से जानते हैं, ठीक है। जितना भी हमने जाना वो भौतिक गुण ही था, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। धातुओं के भौतिक गुण 1 नंबर में लिखा है दिखावट, ठीक है। चलिए इसको हम देखिए, दिखावट। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल जैसा रंग का होता है। देखिए जितना भी जो धातु जो है ना, वे हमारे भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। कितना कौन से सामान्य तो देखें तो भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना जो है, सोना हमारे क्या पीले रंग का एवं तांबा जो है कुछ लाल जैसा दिखाई देता है ना। तो ये क्या धातु के दिखावट में आपको मैंने यहाँ पर भौतिक इसके ये भौतिक अवस्था है, भौतिक गुण है, ठीक है, जो कि उसके क्या होते हैं, वे अलग अलग रंग के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु जो हमारा सोना जो है पीले रंग के है और तांबा जो कुछ लाल जैसा रंग का होता है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये हमारे क्या लिखा है, ये हमारा सोना है, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है ये वाला पीला कलर का है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर यह तांबा है, ठीक है। तो ये आपको तांबा जो है आपको कैसे रंग का दिख रहा है, कुछ लाल लाल टाइप का दिख रहा है ना। तो ये ऐसे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में बताया, दिखावट में इतना कुछ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हमारे क्या है, 2 नंबर हमारा है भौतिक अवस्था, ठीक है। अब हम लोग भौतिक अवस्था को जानते हैं। देखिए 2 नंबर भौतिक अवस्था, देखिए भौतिक अवस्था यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे कि हमारा लोहा, जस्ता, तांबा, टीन। देखिए ये जो हमारा धातु जो है अभी हमारा क्या है, हमेशा ठोस ही रहता है। मतलब कमरे के ताप पर गर्म करेंगे तो भले पिघल जाएगा, लेकिन आखिरकार ये ठोस ही ना रहता है, ठीक है। तो कमरे के तापक्रम पर यहाँ पर बोला गया तो ये हमारे क्या होगा, ठोस होगा। जैसे कि लोहा हो गया, जस्ता हो गया, ये सब धातु है। लोहा, जस्ता, तांबा, टीन, ये सब हमारे क्या धातु है। और भी बहुत कुछ होंगे, यानी कि आदि लिखा गया। देखिए अब हमारा कुछ ऐसा धातु है जो कि हमारा द्रवावस्था में पाया जाता है। अब आप लोग बोलिएगा कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। जी हाँ, द्रवावस्था में पाया जाने वाला हमारा पारा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब आप लोग पारा बोलिए कि देखे नहीं है, तो पारा आप लोग गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, है ना। या फिर पारा आप लोग देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। देखिए पारा आप लोग थर्मामीटर में देखे, जो बुखार जो होता है ना, जैसे बुखार जिससे नापते हैं, तो उसमें हमारा पारा होता है, ठीक है। वही पारा वहाँ पर सिंबल के रूप में कार्य करता है, वही दिखाता है कि कितना इसका बुखार है, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस बुखार है, तो वे उसमें नापते हैं। तो आप लोग उसमें देखे होंगे पारा, या फिर आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। पारा जो है एक द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये हमारे क्या है, पारा एक धातु है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा एक ऐसा हमारा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है। 2 नंबर देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट, अपवाद है ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। देखिए सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम जो है अभी हमारे क्या है, सोडियम और पोटेशियम क्या है, मुलायम होते हैं, जो कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जिसे क्या कर सकते हैं, आप लोग चाकू से भी काट सकते हैं। किससे, चाकू से भी आप लोग काट सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा ये धातु जो है ना, मुलायम धातु है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसे चाकू से काट, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा सोडियम है, ठीक है। तो ये सोडियम को देखिए यहाँ पर चाकू से काट रहे हैं ना। तो इस प्रकार से सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जो कि जिसे आप लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से आप लोग काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम एक मुलायम धातु है जिसे आप लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है।
आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी से। देखिए चमक, तो देखिए सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, चमक जो है वे हमारे धातु में ही होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। जैसे कि सोना में एक प्रकार का चमक है ना, तो ये जो चमक जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं कि धात्विक चमक किसे कहते हैं। देखिए धातुओं में चमक होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, धातुओं में पाए जाने वाले चमक को धात्विक चमक कहते हैं। धातु में चमक होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका डिफिनेशन चमक का लिख सकते हैं, धात्विक चमक का। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर आते हैं। 4 नंबर हमारे क्या है, आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता मतलब आपको मैंने पहले भी बताए थे। आघात वर्धनीय मतलब क्या होती है, चलिए सबसे पहले डिफिनेशन को यहाँ पर पढ़ते हैं जो दिया गया है, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। देखिए धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा आदि। देखिए आघात वर्धनीय मतलब क्या होती है, आघात वर्धनीयता मतलब होती है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आघात पहुंचा सकते हैं, और आघात पहुंचाने के बाद ये टूटेगा नहीं। जैसे कि इसको हम लोग ठोकेंगे या फिर पीटेंगे, तो ठोकने पीटने पर ये नहीं टूटता है। ठीक है, टूटता नहीं है, बल्कि ये क्या होता है कि पतली चादरों में से बदला जा सकता है। जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल एक दिया था कि हम लोग एक गिलास है, ठीक है, उस गिलास को पीट पीट के हम लोग बर्तन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि उसके आकार में हम लोग उसको पीट पीट के बदल सकते हैं, लेकिन ये टूटेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हथौड़ी देख सकते हैं, और इस हथौड़ी से यहाँ पर एक कील रखा गया है और इस कील को पीटा जा रहा है, तो क्या ये कील टूट रहा है क्या, नहीं, टूट नहीं रहा है। ये कील जो है अपना आकार को परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, अपना आकार को परिवर्तित कर रहा है। ये जैसे कि इसको हम लोग बहुत पीट देना तो ये चादर बन जाएगा पूरा, है ना। तो इस प्रकार से इसे पीटा जा सकता है, आघात कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, ठोक सकते हैं, इसे पीट सकते हैं, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है। तो उसी को हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का यहाँ पर एक पतली सी पतली चादर बनाया गया है, तो इसको किस प्रकार बनाया गया होगा, तो मशीनों में इसे मतलब कि इसे एल्युमिनियम को डाल करके तो इसे क्या कर दिया, पूरा पतला कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उसे यहाँ पर पतली चादरों में से ठोक ठोक के बदला जा सकता है। तो आघात वर्धनीयता की डिफिनेशन क्या होती है, धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर डिफिनेशन भी हो गया। देखिए धातु में आघात वर्धनीयता, तो यहाँ पर आघात वर्धनीयता आपको मैंने समझा दी। ठीक है, अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर हमारे क्या, तन्यता। तन्यता आपको मैंने बताए थे कि तन्यता मतलब क्या है। तन्यता मतलब क्या होता है कि उसके हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए धातुएं लचीली होती है और इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। चांदी, तांबा, सोना बहुत अधिक लचीली धातु है। देखिए धातु में एक हमारा गुण पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता का गुण। तन्यता का गुण मतलब क्या होता है कि किसी भी धातु को हम लोग लंबी खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए खींच करके ये हमारा तार बनाया गया है, तो ये हमारे ये जो गुण जो है वे हमारे क्या, तन्यता का गुण है। जैसे कि धातुएं लचीली होती है, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। जैसे कि हमारा चांदी, तांबा, सोना, ये चांदी, तांबा और सोना जो है ये बहुत अधिक लचीली होती है, मतलब सभी धातु में ज़्यादा लचीली होती है, जिस कारण से इसका वायर जो है बनाना आसान है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सोना और चांदी का जेवर बनाया जाता है। और देख सकते हैं जेवर जो है कितना महीन कारीगरी उसमें किया जाता है ना, तो उसे बहुत ही महीन कारीगरी किया जाता है, बहुत ही उसे पतले पतले खींचा जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग खींच करके लंबा बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारे धातु का एक गुण है जो कि हमारे क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। जैसे कि आप लोग घर में वायर देखे होंगे तो वह हमारा तांबा का होता है, कॉपर का वायर होता है। ठीक है, कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का वायर होता है। तो इसे चूंकि एल्युमिनियम और कॉपर को ज़्यादा खींचा जा सकता है, ठीक है, तो यही हमारा तन्यता का गुण। तो तन्यता का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, धातुएं लचीली होती है, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु का तन्यता का गुण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए तांबा का तार, ये वाला हमारा तांबा का तार है। तांबा का तार यहाँ पर तांबा, तो देखिए तांबा का तार जैसा ये पिक्चर में हमें लग नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा वाइट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो तांबा जो है कुछ हमारा लाल कलर के जैसा होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताए थे। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर बताया गया तांबा का तार, ऐसा तांबा का तार जैसे यहाँ पर पिक्चर में लग नहीं रहा है हमको, है ना। तो एल्युमिनियम का तार जैसा यहाँ पर लग रहा है, चूँकि ये पूरा वाइट दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये तांबा का तार है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं।
6 नंबर देख सकते हैं हमारा क्या है, देखिए 6 नंबर हमारा क्या है, ध्वनात्मकता, यानी कि धातु जो है वे हमारे क्या होती है, ध्वनात्मकता भी होती है। यानी कि धातु में देखिए ध्वनात्मकता मतलब क्या होती है, ध्वनात्मकता मतलब आपको मैं समझाता हूँ, जैसे कि उसको पीटने पर ना वह ध्वनि उत्पन्न करता है, एक मधुर ध्वनि को उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनात्मकता कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर धातुएं ध्वनात्मक होती है, इन्हें किसी चीज़ से चोट मारने या बजाने पर ये मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है, गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। अब विद्यालय में बजने वाले तांबे की घंटी का उपयोग करते हैं, ये इसी गुण के कारण गूंजती है। देखिए किस गुण के कारण गूंजती है, ये वाला ध्वनात्मकता के गुण के कारण गूंजती है। क्योंकि आपको पता है, अभी हमने बताया, अभी पढ़ के आपको मैंने बताया कि जो हमारे धातु जो होते हैं ना, उसको पीटने पर एक आवाज़ निकलता है, ठीक है, मधुर गूंजने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा क्यों होता है आपको मैं समझाता हूँ, इससे आप लोग ऊंचे क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए जो हमारे जो लोहा के जो धातु जो होते हैं, मतलब धातु जो होता है, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, तो ये सब हमारा धातु है। तो इन सभी धातु को आपने पीट करके देखा होगा, तो जब आप लोग पीटेंगे ना तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये घंटी को जैसे यहाँ पर पकड़ा गया है और यहाँ पर जैसे तो यह तार बांधा गया और इसको हम लोग एक हाथ से पकड़ते हैं, है ना, और एक हाथ से फिर यहाँ पर इसको पीटते हैं, है ना, मतलब कि इसको हम लोग बजाते हैं। तो देखिए इसको जब बजाने के, इसको जैसे यहाँ पर टच करते ठोकते हैं इसमें हम लोग, तो ये क्या करता है, एक घंटी जो कंपन करने लगता है और इसी कंपन के दौरान यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो धातु में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, तो कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसे ये चीज़ लिखा नहीं गया है लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि ध्वनि कंपन मतलब क्या, वाइब्रेट करता है, ठीक है। ऐसे करिए, जैसे आप लोग इस घंटी को आप लोग यहाँ पकड़ के रखिए, ठीक है। अब यहीं पर आप लोग पकड़िए, ठीक है, ये तार के माध्यम से नहीं, आप लोग यहीं पर पकड़िए। तो ये घंटी को पीटेंगे, ठीक है, तो इससे आवाज़ नहीं निकलेगा, है ना, आवाज़ मतलब ये गूंजने वाला आवाज़ नहीं निकलेगा, ठीक है, बस ठक करके आवाज़ सुनाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आवाज़ निकलेगा हमारा। लेकिन जो घंटी वाला जो आवाज़ होना चाहिए वो ये नहीं निकलेगा। जैसे कि आप लोग साइकिल की घंटी देख सकते हैं, तो साइकिल की घंटी यहाँ पर जैसे आप लोग बजाते हैं, ठीक है, और तो वे किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करता है। और जैसे आप लोग एक हाथ से घंटी को पकड़ के भी रखिएगा और दूसरे हाथ से बजाइएगा, तो वे क्या होगा, हमारा घंटी जो है पूरा कंपन करते हुए ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। मतलब एक मधुर ध्वनि जो होना चाहिए ना, वे घंटी का आपको नहीं सुनाई मिलेगा, टर सुनाई मिलेगा, क्योंकि आप लोग एक हाथ से उसे पकड़े हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से वे हमारे क्या होती है, ध्वनात्मकता, जितने भी धातु जो है वे हमारी क्या होती है, ध्वनात्मकता होती है। तो आप लोग समझ चुके हैं। तो ध्वनात्मकता का आप लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि यानी कि जब किसी धातु को पीटा जाता है तो पीटने पर ये मधुर गूंजने लगती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनात्मकता कहते हैं। तो आप लोग इसका डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। देखिए 7 नंबर हमारा क्या है, उष्मा की चालकता, यानी कि जितने भी धातु जो होते हैं वे हमारी क्या होती है, उष्मा की चालकता होती है। यानी कि इससे उष्मा जो है वे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उष्मा के ये सुचालक होते हैं। देखिए धातुएं उष्मा की अच्छी सुचालक होती है, इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। धातु जो होती है वो क्या होती है, उष्मा की चालकता होती है, ठीक है। यानी कि इससे जो उष्मा जो है वे चालन कर सकते हैं, उष्मा की सुचालकता होती है, उष्मा के सुचालक होते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझिए। देखिए धातु जो होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, उष्मा की सुचालक होती है। देखिए सुचालक मतलब क्या है, इससे जो है वे उष्मा जो है प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये उष्मा की सुचालकता के कारण ही इसमें हमारे क्या खाना पक रहा है, ठीक है। जैसे कि तावा देख सकते हैं, ये तावा से हमारा रोटी पक रहा है, और यहाँ पर एक बर्तन देख सकते हैं, इस बर्तन में हमारा सब्जी जो है बनाया जा रहा है, ठीक है, तरकारी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये क्या किस लिए बन रहा है, क्योंकि ये हमारे जो है ये दोनों पात्र जो है ये हमारे धातु के बने हुए हैं। धातु के बने होने के कारण इससे आसानी से खाना पकाया जाता है, ठीक है ना। तो धातु उष्मा की चालकता भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक यहाँ पर पॉइंट भी सीख गए, धातु की चालकता। तो धातुएं उष्मा की अच्छी सुचालक होती है, इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व, यानी कि कुछ तापन तत्व मतलब क्या होते हैं कि इसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ गर्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है, आदि के रूप में किया जाता है। तो ये हमारे क्या हो गया, उष्मा की चालकता। अब हम लोग 8 नंबर पॉइंट में आते हैं। 8 नंबर पॉइंट हमारा क्या है, विद्युत की सुचालकता। विद्युत की सुचालकता मतलब क्या होती है, चलिए हम लोग देखते हैं। यानी कि धातु से हमारा करंट पास होता है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत की सुचालकता कहते हैं। देखिए करंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चलिए हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि धारा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, यही कारण है कि बिजली के तारे तांबे जैसे धातुओं से बनाई जाती है। कुछ धातु दूसरे धातु की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रवाहित करते हैं, जैसे कि हमारा चांदी जो है हमारे क्या विद्युत की अच्छा चालकता है,
चांदी जो है विद्युत की क्या है, सबसे अच्छा चालकता जो है वह चांदी है। इस एग्जाम में पूछा जा सकता है विद्युत की सबसे अच्छी चालकता क्या है, तो चांदी है। ठीक है, कौन सी धातु है, चांदी है। तो ये यहाँ पर देखिए विद्युत की सुचालकता मतलब क्या होता है कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। ये आसानी से जो है हमारे आसानी से धारा को प्रवाहित करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत की सुचालकता कहते हैं। अब लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारी चांदी विद्युत के अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। चांदी जो है वे विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित करता है। कौन, चांदी। तो चांदी जो है सर्वोच्च हमारा धातु हो गया, किसके लिए, विद्युत धारा के लिए। ठीक है, देखिए तो अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि अच्छा चांदी के यदि वायर रहता तो ये ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल हाँ, ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये चांदी क्या महंगी है, महंगी धातु होने के कारण इसका उपयोग घर में नहीं करते हम लोग, है ना। उसका जगह पर हम लोग कॉपर के तार का उपयोग करते हैं और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। देखिए यह विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम एवं सोना सभी धातुएं विद्युत का क्या है, सुचालक है। यानी कि जितने भी आपको यहाँ पर धातु दिख रहा है सभी धातु हमारे क्या, विद्युत का सुचालक है। लेकिन सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो सबसे अच्छा हमारा हो गया चांदी। ठीक है, देख उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इन सब में चांदी सबसे अच्छा चालक है। एग्जाम में आ सकता है कि सबसे अच्छा चालक धातु, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चांदी। इसको कई प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। सबसे अच्छा धातु कौन सा है, चांदी है, जो कि विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देती है। ठीक है, आगे देखिए। सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक है। इस कारण चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास अधिक होता है। देखिए अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्युत शक्ति का ह्रास। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, इसको मैं आपको फिर से पढ़ के बताना चाहता हूँ। देखिए सोना और चांदी विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक है। देखिए यानी कि देखिए ये तो विद्युत के चालक तो है ही, और इसके साथ साथ ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। उसके बाद देख सकते हैं इस कारण जो है वे चांदी और सोने के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास जो है वे हमारा क्या होता है, अधिक होता है। विद्युत शक्ति का ह्रास अधिक होता है, जिस कारण से उसमें जो है वे हमारी धारा जो है आसानी से प्रवाहित होती है। ये आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। इसी कारण से क्या होता है कि विद्युत धारा जो है इससे आसानी से प्रवाहित होती है। देखिए उसके बाद इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होने के कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि एल्यूमिनियम जो है वह सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होने के कारण, मतलब ये लचीलापन कम है, जिस कारण से एल्यूमिनियम का जो वायर जो होते हैं ना, उसको जैसे कि एक दो बार हम लोग आगे पीछे करेंगे ना ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टूट जाएगा, क्योंकि ये क्या लचीलापन कम है ना। और जो धातु हमारा लचीलापन ज़्यादा होता है वे जल्दी टूटता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा लचीलापन कौन है, सोना, चांदी, तांबा, ये सब ना है। ऐसे सबसे ज़्यादा जिसमें बोला जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, चांदी। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि सबसे अच्छा क्या है, विद्युत का चालक करती है। ठीक है, विद्युत को प्रवाहित होने देती है से। इसीलिए चांदी, सोना एवं एल्यूमिनियम की अपेक्षा तांबे को विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तांबा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि तांबा जो है हमारा सोना चांदी से तो सस्ता है। ठीक है, चांदी से तो बहुत सस्ता है। ठीक है ना, तो तांबा का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए तांबा का उपयोग घर में जो है वह तांबा वाला तार का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। देखिए एल्यूमिनियम वाले तार का कम ही उपयोग करना चाहिए। एल्यूमिनियम का तार क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का तार जो होता है ना, ये हमारे क्या होते हैं, मतलब मुड़ने पर ना ये जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, क्यों टूटते हैं, क्योंकि ये लचीलापन कम है। लेकिन एल्यूमिनियम से ज़्यादा लचीलापन कौन है, तांबा ज़्यादा लचीला है, जिस कारण से तांबा जल्दी से आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, ये लचीला ज़्यादा है ना, इसीलिए तो तांबा का उपयोग हमारे घर में किया जाता है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ चुके हैं। ठीक है, विद्युत की सुचालकता आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। विद्युत की सुचालकता क्या है, उसका सार यहाँ पर क्या निकला, उसका सार यह निकला कि जो धातु से हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए तो ये आपने पढ़ चुके हैं। सबसे अच्छा चालक कौन है, तो सबसे अच्छा चालक जो है वह हमारा चांदी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्रियाकलाप 1। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया, इस क्रियाकलाप को हम लोग समझते हैं। देखिए क्रियाकलाप 1 यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर है सबसे पहले आपको सामग्री क्या क्या लेना है। ठीक है, सामग्री क्या क्या लेना है, तो धातु का छल्ला, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक धातु का छल्ला लेना है। उसका देखिए कोयले का एक टुकड़ा लेना है, तांबे का तार लेना है, रबर लेना है, बैटरी लेना है और लोहे की चाबी लेना है। इतना कुछ आपको लेना है। धातु का एक छल्ला लेना है और क्या लेना है, कोयले का टुकड़ा, तांबे का तार, रबर, बैटरी, लोहे की चाबी, इतना कुछ आपको लेना है। उसको देखिए क्रियाविधि, एक विद्युत परिपथ बनाइए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक यहाँ पर विद्युत परिपथ बनाया गया है,
ऐसा आपको क्या करना है, एक विद्युत परिपथ बनाना है। अब लोहे की चाबी के स्थान पर बारी बारी से एक एक सामग्री रखते हुए विद्युत परिपथ पूरा कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि इस जगह पर हमारे क्या रखा गया है, इस जगह पर चाबी रखा गया, लोहे की चाबी है ना। तो इसी जगह का लोहे की चाबी की जगह पर जो आपने जो सामग्री जो लिए हैं, जैसे कि हमारा जैसे ये वाला देख सकते क्या क्या सामग्री लिए हैं यहाँ पर, धातु का छल्ला, ठीक है, कोयले का टुकड़ा, तांबे का तार, रबर, बैटरी, लोहे की चाबी। तो सबसे पहले हमने लोहे की चाबी रखा, तो क्या इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी? इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि लोहे की चाबी, लोहा क्या है, विद्युत का सुचालक है ना, विद्युत का सुचालक है, इससे तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब हमारा ये चाबी रहेगा तो ये बल्ब हमारे क्या होगा, जलने लगेगा, ठीक है, चाबी रहेगा तो बल्ब हमारा जलने लगेगा। उसी के स्थान पर धातु का छल्ला, अब ये धातु का छल्ला है, धातु है यानी करंट पास होगा इससे। अब धातु का छल्ला लिए यानी कि इस प्रकार से भी हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा। जब हम लोग कोयले का टुकड़ा लेंगे तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। क्यों? कोयले का टुकड़ा से बल्ब क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि कोयले का टुकड़ा जो है, कोयला जो है, हमारे क्या विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब क्या होता है कि इससे हमारा करंट प्रवाहित नहीं होता है। और जैसे कि चाबी हमारे क्या विद्युत का सुचालक है, सुचालक मतलब इससे हमारा धारा जो है प्रवाहित होता है, समझ में आ रहा है, विद्युत धारा इससे प्रवाहित होता है। लेकिन कोयले का टुकड़ा हमारा क्या विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब इससे हमारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, कुचालक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इससे हमारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, और यदि सुचालक रहता तो विद्युत धारा प्रवाहित होता। तो कोयला हमारा क्या, कोयला का टुकड़ा क्या है, विद्युत का कुचालक है। कुचालक रहने से इससे हमारा जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। देखिए कुचालक, ठीक है, कुचालक रहने से इससे हमारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। कुचालक हमारा क्या हो गया, कुचालक जो है हमारा कोयले का टुकड़ा हो गया, ठीक है, उसको कोयले का टुकड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए तांबे का तार, तो तांबा हमारे क्या धातु है, तो इससे हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यानी कि ये विद्युत का क्या है, सुचालक है, तो यानी कि इससे हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यदि रबर रख लीजिए तो रबर भी हमारे किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है, कुचालक में आता है, यानी कि रबर से हमारे करंट पास नहीं होगा, क्योंकि रबर हमारा धातु नहीं है। उसका देखिए लोहे की चाबी, तो बैटरी, तो यहाँ पर देखिए बैटरी बोला गया, तो बैटरी तो इसमें जोड़े हैं, है ना, बैटरी, तो बैटरी से हमारा करंट पास होगा। इस जगह पर यदि हम लोग बैटरी रख दे तो भी बैटरी से क्या होगा, करंट पास होगा, क्योंकि बैटरी का आप लोग देख सकते हैं, बैटरी का टोपी, ठीक है। अब देखिए ये वाला जैसे कि हमारा बैटरी है, चलिए यहाँ पर एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये बैटरी मानिए, ठीक है। इस बैटरी में जो है वे हमारे इधर वाला पार्ट जो है वे हमारे किससे, धातु का बना हुआ है ना, इधर वाला भी धातु का बना हुआ है, इसके अंदर हमारा इसके मटेरियल भरा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो धातु के होने के कारण इससे तो हमारा करंट पास हो गया, चाहे वह बैटरी हमारा चार्ज भी हो या ना हो। एक तो बैटरी है ना जो कि हमारा अच्छा है, ठीक है, दूसरा बैटरी खराब भी रहे ना तो पर भी उससे हमारा धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। आप लोग ऐसा करके भी घर में आसानी से देख सकते हैं, सावधानी पूर्वक, ठीक है। चलिए उस प्रकार से यहाँ पर देखिए लोहे की चाबी, तो लोहे की चाबी से तो यहाँ धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था कि विद्युत का चालकता का परीक्षण। अब यहाँ पर हमने क्या सीख गया कि विद्युत का हमें चालकता का परीक्षण हमने सीख चुका कि किससे हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, किससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब हम लोग अगला देखते हैं, चलिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक हमारा सारणी दिया गया है। इस सारणी में आप लोग देख सकते हैं, इस सारणी में हमारे क्या है, अवलोकन के बिंदु, जैसे आपने क्या पाया, नीचे की सारणी में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। सामग्री यहाँ पर दिया गया धातु का छल्ला, तो बल्ब जलता है क्या, धातु का छल्ला है तो बल्ब जलेगा, आपको मैंने बताया। तो यहाँ से बल्ब क्या होगा, हमारा जलेगा, यानी कि यहाँ पर हाँ, ठीक है। तो हाँ या नहीं लिखा गया तो बल्ब हमारा क्या जलेगा ना, तो इस जगह पर आप लोग सही कर दीजिए या फिर आप लोग हाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो वे हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यानी कि बल्ब जलता है तो हाँ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कोयले का टुकड़ा, तो कोयले का टुकड़ा से बल्ब जलेगा क्या, कोयले का टुकड़ा से बल्ब नहीं जलेगा, है ना। तो इस जगह पर नहीं जलेगा तो मतलब यहाँ पर सही कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कोयले का टुकड़ा से बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। उसको देखिए लोहे की चाबी, तो लोहे की चाबी रहेगा तो हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा, तो हाँ जलेगा, सही कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसका देखिए रबर, तो रबर से हमारे क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, तो यहाँ पर सही कर देते हैं, रबर से बल्ब नहीं जलेगा, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सारणी 2.2। अब बताइए इनमें कौन धातु और कौन अधातु है। अब बताइए जिससे हमारा बल्ब जला वही हमारा क्या होगा, धातु होगा, जिससे बल्ब नहीं जला वही हमारा क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। तो बल्ब किससे जला, धातु का छल्ला से बल्ब जला, हाँ जला, तो मतलब धातु का छल्ला क्या है, हमारा धातु है, ठीक है। उसका तो कोयले का टुकड़ा से बल्ब जला, नहीं जला, तो कोयले का टुकड़ा हमारे क्या, अधातु है। उसी बार देखिए लोहे की चाबी से बल्ब जला, तो ये वाला क्या धातु है। रबर से बल्ब जला क्या, नहीं जला, तो रबर से नहीं जला मतलब ये क्या हमारा अधातु है। तो इस प्रकार से धातु और अधातु को भी आपने पहचाना यहाँ पर सीख चुके हैं, ठीक है वाले। इसके बाद हमारे क्या अधातुओं के भौतिक गुण, तो यहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। पहला हमारे क्या है, निष्प्रभता, गैर चमकदार। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निष्प्रभता मतलब गैर चमकदार, ठीक है। गैर चमकदार मतलब जो
देखिए हमारे जो धातु जो सॉरी अधातु, अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। अधातु, अधातु जो होते हैं उसमें चमक नहीं होती है। आपको मैंने पहले बताया था कि धातु जो है उसमें चमक होती है, यानी कि उसमें हमारा पहले से ही चमक, जैसे कि सोना चांदी हो गया, इसमें पहले से ही चमक होती है ना। लेकिन अधातु में हमारे चमक नहीं होते, भले आप लोग पेंट करके चमका दें वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसमें चमक होती है क्या? लकड़ी में कोई चमक है क्या? नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा उसमें कोई चमक नहीं होती है ना। अधातु में कोई चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद, अपवाद में हमारा कुछ ऐसा भी अधातु है जिसमें चमक होती है, जैसे कि हमारा ग्रेफाइट। देखिए ये ग्रेफाइट इसमें भी हमारा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा जैसे पेंसिल है ना, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है, काला कलर का जो आपको दिख रहा है ये ग्रेफाइट है। देखिए ग्रेफाइट एवं आयोडीन जो है अभी हमारे क्या चमकदार अधातु है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में जो पूछेगा आयोडीन के बारे में, आयोडीन आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि ऐसा कौन सा अधातु है जो चमकीला है, जो चमकदार है, तो वे हमारे क्या हो जाएगा? आयोडीन। आप लोग याद रखिएगा। ग्रेफाइट भी यहाँ पर बताया गया, तो ग्रेफाइट भी है, आयोडीन भी है। देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट का एक हमारा टुकड़ा है और ग्रेफाइट को यहाँ पर दर्शाया गया है पेंसिल, और पेंसिल का आप लोग यहाँ पर नीब देख सकते हैं, ये हमारे क्या ग्रेफाइट। जैसे कि इस पेंसिल को आप लोग जितना छीलिएगा तो उसके अंदर हमारा ग्रेफाइट भरा हुआ है, तो छीलिएगा तो वो ग्रेफाइट जो है निकलते जाएगा शार्पनर से, ठीक है, छीलने के कारण। तो इसके अंदर हमारा ग्रेफाइट है, इसी के कारण हम लोग यहाँ पर पेंसिल से आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेफाइट ये वाला है, ग्रेफाइट आप लोग समझ चुके हैं। और ग्रेफाइट जो होती है ना, वही विद्युत का क्या होती है? विद्युत का चालक होती है, यानी कि विद्युत की सुचालक होती है ग्रेफाइट। तो एग्जाम बन सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत की सुचालक है? ग्रेफाइट। क्या आंसर होगा इसका? ग्रेफाइट। आप लोग याद रखिएगा। देखिए निष्प्रभता, गैर चमकदार, अधातु में निष्प्रभ होती है, यानी कि अधातु में हमारा कोई चमक नहीं होती है, अधातु में हमारा कोई भी चमक नहीं होती है। लेकिन हमारा कुछ ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है, जैसे कि हमारा क्या हो गया? ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसा अधातु है जिसमें क्या होती है? चमक होती है। तो ये हमारा अपवाद में है, ठीक है। अपवाद में हमारे क्या ग्रेफाइट और आयोडीन जो है एक ऐसा धातु है जो जिसमें क्या चमक होती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आयोडीन कहाँ पाए जाते हैं? आयोडीन वाला नमक, आयोडीन युक्त नमक हम लोग खाते हैं, ठीक है। आयोडीन जो हमारे लिए जरूरी है ना। घेगा रोग के आयोडीन की कमी से ही घेगा रोग होता है, यानी गला फूलता है ना। तो आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, और जितना भी हम लोग मार्केट से नमक करते हैं ना उसमें आयोडीन युक्त नमक लिखा रहता है, उसी को हम लोग लेते हैं ना, और उसी को हम लोग घर में यूज करते हैं खाने में, ठीक है। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। निष्प्रभता आप लोग समझ चुके हैं। निष्प्रभता मतलब गैर चमक, जिसमें हमारा गैर चमकदार, यानी कि जिसमें चमक नहीं हो। तो अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन कुछ अपवाद है ग्रेफाइट और आयोडीन, इसमें हमारा चमक होती है। आप लोग समझ चुके हैं। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए 2 नंबर हमारे क्या? भंगुरता, टूटने योग्य। अब देखिए अधातु जो है तो उसमें गुण पाई जाती है, उसमें क्या कैसा गुण पाई जाती है? भंगुरता की गुण पाई जाती है, यानी कि वे टूटने की गुण पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है, चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती है, ये भंगुर होती है। अधातु क्या होती है? भंगुर होती है। इसको आप लोग पीटिए टूट जाएगा, है ना। लोहा को पीटिए, क्या लोहा टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि वे क्या है? हमारा धातु है, ठीक है। लोहा जो है आघातवर्धनीय होता है, उसको कितना भी पीटिए, लोहा सोना चांदी ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है। ये भले मुड़ जाएगा, अपने आकार को बदल लेगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। तो ये क्या? हमारा धातु है। लेकिन अधातु में जो भंगुरता की गुण पाए जाते हैं, भंगुरता मतलब क्या? इसको जैसे आप लोग पीटिएगा ना, जैसे आप लोग चोट पहुंचाइएगा तो ये क्या होगा? टूट जाएगा, है ना। भंगुर होती है वाला, लकड़ी को आप लोग पीटिए, जोर से आप लोग पीटिए तो वे हमारे क्या? जो टूट जाएगा, है ना। तो इसमें क्या? भंगुरता है, मतलब ये भंगुरता, टूटने योग्य, ये वाला क्या? अधातु है। तो अधातु आप लोग समझ चुके, ये हमारे क्या होते हैं? भंगुर होती है, ठीक है। चलिए अपवाद में कुछ ऐसा अधातु है जो भंगुर नहीं है, जो अत्यधिक कठोर है। देखिए यहां पर हमारा लिखा गया अपवाद में, हीरा एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर है। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाला यह ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर है। देखिए पृथ्वी पर सबसे कठोर बताया गया, यहां पर क्या है? हमारा हीरा, ठीक है। याद रखिएगा। तो हीरा पीटने से टूटेगा नहीं, है ना। ये क्या होती है? अत्यधिक कठोर होते हैं। पूरा पृथ्वी पर सबसे अत्यधिक कठोर हीरा होती है। आप लोग याद रखिए, ये आपके किताब में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर है। एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कौन सा धातु है जो अत्यधिक कठोर है? तो वे हमारे क्या? हीरा, ठीक है। समझ चुके हैं आप लोग। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए, यहां पर हमारा लिखा गया अध्वन्यात्मकता। अ लिखा गया अध्वन्यात्मकता, यानी कि जिसमें जो ध्वन्यात्मकता के गुण नहीं पाई जाती है। देखिए धातु में ध्वन्यात्मकता के गुण पाई जाती है। जैसे कि हम लोग धातु को पीटेंगे तो वे टन करके आवाज सुनाई देगा, मतलब वो क्या आवाज जो है गूंज करके निकलते जाएगा, ठीक है। गूंजता हुआ निकलेगा। लेकिन अधातु में हमारा गूंजता हुआ आवाज नहीं निकलेगा। लकड़ी को आप लोग पीटिए, ठक करके आवाज सुनाई देगा, ठीक है। एक ही बार आवाज सुनाई देगा, गूंजेगा ही नहीं। तो अधातु में क्या होती है? अध्वन्यात्मकता की गुण पाई जाती है, यानी कि ये गूंजने वाली नहीं होती, ठीक है। चलिए अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। अधातुएं अध्वन्यात्मकता होती है क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि
उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, अधातुएं अध्वन्यात्मकता होती है क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। आपको मैं समझा चुका है ना, इसी को कहते हैं अध्वन्यात्मकता गुण, यानी कि इससे गूंजने वाला ध्वनि नहीं निकलेगा, वह हमारा अधातु है। ठीक है, समझ चुके हैं। 4 नंबर देखिए हमारे क्या लिखा है, विद्युत कुचालक। देखिए सुचालक और कुचालक के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था। सुचालक क्या, कुचालक क्या है। देखिए विद्युत का ये क्या होता है, कुचालक होती है, यानी कि इससे हमारा करंट पास नहीं होगा। ठीक है, इससे हमारा करंट पास होने वाला नहीं है, विद्युत द्वारा पास होने वाला नहीं है। यही हमारे क्या विद्युत कुचालक का गुण है ये वाला। ठीक है, अधातुएं होती है। देखिए अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, आप लोग याद रखिएगा। अधातुएं क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, और धातु जो है वे हमारा विद्युत की सुचालक होती है। समझ चुके हैं, कुचालक मतलब इससे हमारा जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अपवाद में हमारा कुछ ऐसा भी अधातु है जिससे करंट पास होता है। चलिए आप लोग याद रखिएगा। देखिए ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत प्रभावित करती है। एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये हमारा क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोग देख चुके हैं, ये हमारा पेंसिल और ये इसके अंदर ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट आप लोग यहां पर भी देख चुके हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारा हीरा के बारे में भी बता दिए। तो ग्रेफाइट आप लोग समझ चुके हैं, विद्युत कुचालक आप लोग समझ चुके हैं गुण। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर यहां पर गुण हमारे क्या लिखा है, उष्मा का कुचालकता है। 5 नंबर क्या, उष्मा कुचालकता। उष्मा कुचालकता आपको मैं पहले ही बता चुका था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका था। देखिए धातु के बारे में उष्मा हम लोग सुचालक पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे, उष्मा सुचालक, यानी कि धातु के एक सिरा को गर्म करने से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग तावा का एग्जाम्पल देते हैं, आपको मैं मोमबत्ती से एक रड का भी, लोहे वाला रड का भी आपको मैं एग्जाम्पल दिया था, मतलब कोई भी धातु का रड लेकर के एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर देखिए उष्मा की कुचालकता मतलब होती है कि जैसे कि हमारा, जैसे आप लोग ये वाला देखिए, जैसे कि हमारा क्या मोमबत्ती है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग समझिए ये वाला हमारे क्या मोमबत्ती है। ठीक, और एक हमारा यहाँ पर लकड़ी का ये वाला, ठीक है, लकड़ी का कोई भी आप लोग डंडा मान सकते हैं। ठीक है, लकड़ी का छड़, ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो लकड़ी के एक सिरा को हम लोग क्या करें, यहाँ पर गर्म करें, तो क्या दूसरा सिरा भी गर्म होगा, नहीं होगा गर्म। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है हमारा उष्मा ट्रांसफर नहीं हो रही है। ठीक है, ये सूखा लकड़ी आप लोग याद रखिएगा। कच्चा लकड़ी में आखिर क्यों ट्रांसफर होती है, कच्चा लकड़ी, देखिए कच्चा लकड़ी भी रहता है ना, तो उष्मा का ये तो कुचालक रहता है, लेकिन विद्युत धारा का ये सुचालक रहता है। बोलिए क्यों, क्योंकि उसमें हमारा पानी है, और पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होती है। ठीक है, आपको पता है। अब यदि वह पूरा शुद्ध पानी रहे ना, तो फिर वे नहीं होगा। ठीक है, विद्युत का फिर सुचालक नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये चीज थोड़ा सा याद रखना है, ऐसे तो अभी आपके लिए यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो उष्मा कुचालक मतलब क्या, जैसे कि हमारा लकड़ी है। ठीक है, तो इस लकड़ी को यहाँ पर हम लोग हीट करें तो क्या इधर हमारा हीट होगा, नहीं ना हीट होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा की कुचालकता कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग आपको पढ़ के दिखाते हैं। देखिए अधातुएं उष्मा की कुचालक होती है क्योंकि इससे होकर उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होती है, जो कि आपको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से भी समझा चुके हैं। ठीक है, अधातु के बारे में आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो अधातु में क्या होते हैं, उष्मा की कुचालक होती है क्योंकि इनसे होकर उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कुछ हमारा सारणी दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सारणी है कि धातु, देखिए धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों की तुलना। ठीक है, अब हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना को देखने वाले हैं। चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हमारा इधर हमारा लक्षण लिखा गया है। ठीक है, इधर हमारा धातुएं लिखा गया, इधर अधातुएं लिखा गया है। यहाँ पर हमारा है भौतिक अवस्था। ठीक है, तो भौतिक अवस्था लिखा गया, धातुएं में हमारा क्या लिखा हुआ है, अधिकतर ठोस होते हैं, यानी कि जितने भी जो धातु जो है ना, अधिकतर धातु हमारी क्या होती है, ठोस होती है। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या, पारा, इसके बारे में आपको मैंने बताया था। यहाँ पर द्रव लिखा है, द्रव होना चाहिए, द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, तो पारा जो है द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो हमारा एक ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, तो पारा। ठीक है, पारा एक ऐसा धातु जो कि द्रव अवस्था में होती है, बाद में सब हमारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अब लोग अधातु के बारे में देखते हैं। देखिए अधातु 3 अवस्था में होती है। अधातु कितने अवस्था में होती है, 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में होती है। ये वाला आपको देखिए यहाँ पर जानना है अभी। तो अधातुएं जो है वे अधातु, इसका भौतिक अवस्था कितने, 3 गो, कौन कौन से, ठोस, द्रव, ठीक है, द्रव और गैस। जैसे कि ठोस में हमारा हो गया, ठोस में यहाँ पर देखिए लिखा गया कार्बन, यानी कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि हमारा लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है वे हमारे की ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, द्रव यहाँ पर लिखा गया जैसे ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन, चलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, तो क्या होगा, ब्रोमीन। और ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, धातु बोले तो पारा, अधातु बोले तो ब्रोमीन, याद रखना है। ठीक है, उसका देखिए गैस अवस्था में, तो गैस अवस्था में अधातु जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब जितना भी जो है वे जितना भी जो है गैसीय फॉर्म में रहते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अधातु है गैस अवस्था में रहते हैं, आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर चमक। देखिए अगला हमारे यहाँ पर क्या लिखा है, चमक।
तो चमक में हम लोग धातुएं में देखते हैं, चमक जो है वे हमारी धातु क्या होती है, चमकीला होती है। अधातु हमारी क्या होती है, निष्प्रभ होती है, यानी कि इसमें कोई चमक नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा आयोडीन हो गया एवं ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। ये अपवाद है, अपवाद हमारा, ठीक है। तो धातु में हमारा कोई चमक नहीं होती, निष्प्रभ होती है, ठीक है, निष्प्रभ होती है। लेकिन कुछ हमारा अपवाद है, अपवाद में आपको मैंने क्या बताया, आयोडीन एवं ग्रेफाइट, ये जो है वे हमारा चमकीला अधातु है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अधातु है जो चमकीला है, तो आयोडीन लिख सकते हैं, उसकी जगह पर ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। उसको देखिए कठोरता, बहुत इजी तरीका है, देखिए बहुत ही आसान, ये चैप्टर एकदम पूरा आसान आपको मैं बना दिया, पूरे सभी चीज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए कठोरता, ये हमारा एक लक्षण है कठोरता। तो धातुओं में कठोरता, देखिए सामान्यतः कठोर, सामान्यतः देखिए यहाँ पर लिखा है सामान्यतः कठोर, सामान्यतः मुलायम। देखिए जो हमारी जो धातु जो होती है ना, धातुएं जितना भी जो होती है वे हमारी क्या कठोर होती है, क्या होती है, कठोर होती है और मुलायम होती है ना, कठोर होती है और मुलायम होती है। देखिए तो वे, अब कुछ इसमें अपवाद भी है, जैसे कि अपवाद हमारे क्या हो गया, सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जैसे कि सामान्यतः हमारे क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। और हमारे कुछ ऐसा भी जो है, ऐसा भी धातु जो है वे हमारे क्या मुलायम है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है वे हमारे क्या मुलायम धातु है। मुलायम धातु मतलब इसे आसानी से आप लोग चाकू से काट सकते हैं। बाद में सब धातु जो है हमारे कठोर होती है, आप लोग याद रखिएगा। जितना भी जो धातु है वे हमारे क्या कठोर होती है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे धातु है जो कि हमारे क्या होती है, मुलायम होती है, जैसे कि हमारा हो गया सोडियम एवं पोटेशियम। तो ऐसा धातु का नाम बताए जो मुलायम होती है, तो हमारे क्या सोडियम और पोटेशियम, इसे आप लोग चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं दिखाया था पहले भी, आपको मैं बता चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए कठोरता, कठोरता हमारा, अब हम लोग देखते हैं अधातु में। अधातु जो होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, अधातु जो होती है वे हमारे उसमें कठोरता नहीं होती है, ठीक है, ये भंगुर होते हैं। जैसे कि अपवाद में यहाँ पर लिखा है हीरा, हीरा जो होती है वे हमारे क्या होती है, कठोर होती है, आपको मैंने बता चुके हैं, ठीक है। उसका देखिए घनत्व, देखिए धातु का जो घनत्व क्या होती है, उच्च होती है, इसका घनत्व हमारी क्या होती है, निम्न। निम्न मतलब क्या होती है, कम। उच्च मतलब क्या होती है, अधिक। घनत्व मतलब आप लोग इस प्रकार से समझिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, पानी में डुबा के देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग लोहा को पानी में डुबा दीजिए, लोहा को आप लोग पानी में छोड़ दीजिए, लोहा को जैसे आप लोग पानी में छोड़िएगा तो ये क्या होगा, पानी के अंदर चला जाएगा, यानी कि इसका घनत्व क्या है, पानी के घनत्व से क्या है, ज्यादा है, तो इसका घनत्व हमारा उच्च है। निम्न घनत्व मतलब क्या होती है, जैसे कि आप लोग लकड़ी आप लोग पानी में छोड़ दीजिए तो ये क्या होगा, हमारा तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं, है ना, तैरने लगेगा। तो ये हमारे क्या होगा, ये अधातु है इसीलिए, ठीक है। तो इसके घनत्व हमारी क्या होती है, निम्न होती है, इसके घनत्व कम होती है, पानी के घनत्व से इसका घनत्व जो है वह कम होती है। उसका देखिए आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता यानी कि इसको आप लोग पीट के किसी भी आकार में बदल सकते हैं। तो इसकी आघात वर्धनीयता क्या होती है, उच्च आघात वर्धनीय होती है, यानी कि इसे आप लोग पीट के किसी भी आकार में बदल सकते हैं, ये हमारा टूटने वाला नहीं है। इसके निम्न आघात वर्धनीय होती है, यानी कि बहुत कम आघात वर्धनीय होती है, टूटने से तो पीटने से तो ये टूट ही जाता है ना, तो ये अधातु है। उसका देखिए यहाँ पर लिखा है लचीलापन, लचीलापन। देखिए धातु जो होती है ना, लचीलापन ज्यादा होती है, जैसे कि इससे हमारा तार बनाया जा सकता है, क्या धातु से तार बनाया जा सकता है, नहीं ना बनाया जा सकता है। तो इसकी जो होती है वे हमारी क्या होती है, उच्च होती है। निम्न लिखा भंगुर होती है, वाला क्या होती है, अधातु हमारी क्या होती है, भंगुर होती है, लेकिन धातु जो होती है उसकी लचीलापन सबसे ज्यादा होती है, उच्च होती है, समझ चुके हैं। उसको देखिए ध्वनात्मकता, ध्वनात्मकता हमारे किस में होगी, धातुएं में होगी, यानी कि ध्वनात्मकता जो है वो हमारे धातुओं में पाई जाती है, लेकिन इसमें अध्वनात्मकता होती है, यानी कि ये इससे जो है इससे हमारा कंपन करते हुए ध्वनि नहीं निकलता है, ठीक है। एक बार खाली ठक करके आवाज सुना देगा बस, लेकिन ये वाला जैसे घंटी आप लोग बजे टन करके सुना देगा, क्योंकि ये क्या होगा, आवाज जो है वह हमारा गूंजते हुए निकलेगा, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं, तो यह धातु क्या होती है, धनात्मकता होती है, अधातु अधनात्मकता होती है। अगला हमारा लिखा गया उष्मा चालकता। उष्मा की क्या होती है, देखिए धातु जो होती है ना वह उष्मा की सुचालक होती है, यानी कि सुचालक मतलब क्या, इससे उष्मा जो है इससे हमारा पास होता है, आपको मैंने पहले बताया उष्मा इससे क्या होती है, पास होती है। लेकिन जो हमारे जो अधातु जो होते हैं ना वह उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। चलिए उसको देखिए विद्युत चालकता, यानी कि जितने भी जो धातु जो है वे हमारे क्या होते हैं, सुचालक होती है, यानी कि इससे हमारा करंट पास होता है, ठीक है। और जितना भी जो अधातु है वे हमारे क्या कुचालक, इससे हमारा करंट पास नहीं होता है, लेकिन अपवाद में क्या था, ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए तन्यता, तन्यता शक्ति, ठीक है, तन्यता शक्ति। देखिए तन्यता मतलब क्या, इसे आप लोग खींच सकते हैं, जैसे हम लोग एल्यूमिनियम का तार बना देते हैं, ठीक है, तांबा का भी तार बना देते हैं, क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इसे हम लोग आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो खींचने की शक्ति जो होती है वे हमारे क्या ज्यादा होती है, किसका, धातु का खींचने की शक्ति उच्च होती है, अधातु का निम्न होती है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक को आप लोग जानिए। देखिए इसका गलनांक जो है अभी हमारे क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं उच्च होते हैं, लेकिन इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होती है। यहाँ पर देखिए धातु में हमारा लिखा गया अपवाद में, जैसे कि सोडियम एवं पोटेशियम, इसका गलनांक और क्वथनांक जो है वे हमारी
उच्च नहीं होती है, ठीक है, इसका क्या होती है, निम्न होती है। देखिए गलनांक और क्वथनांक मतलब क्या होती है, गलनांक और क्वथनांक मतलब आप लोग इस प्रकार समझिए, जैसे कि यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का एक बेस्ट एग्जांपल आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए जितने भी जो धातु जो होती है ना, जितने भी धातु होते हैं ये जल्दी से गर्म होने वाला नहीं है, जल्दी से ये पिघलने वाला नहीं है, ठीक है, तो जल्दी से ये देखिए गलनांक और क्वथनांक आप लोग यहाँ पर समझिए, गलनांक मतलब और क्वथनांक मतलब आप लोग को यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि हमारे एक धातु, जैसे कि लोहा है, लेकिन लोहा का कोई रड है, इसको आप लोग गर्म, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पूरा लिक्विड फॉर्म में लाना है, ठीक है, पूरा ऐसे गर्म करना है। तो इसको गर्म करने के लिए क्या करना होगा, पूरा इसे खोलाना है, पूरा इसे मतलब लिक्विड फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लोहा को बहुत हाई टेम्परेचर देना होगा, है ना, तब ये लोहा क्या होगा, पिघलेगा। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा हमारा धातु है जो कि हमारे क्या होती है कि वायु के संपर्क में आने से ही वे क्या होती है, जलने लगती है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। एग्जाम में आ सकता है एक हमारा क्वेश्चन कि सोडियम ऐसा कौन सा धातु है जिसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, वायु के संपर्क में आते ही, नमी के संपर्क में आते ही वे क्या होता है, रिएक्शन कर जाता है और इसमें आग लग जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अभी इसके बारे में पढ़ाएंगे, इसके बारे में क्वेश्चन भी बनेगा अभी। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जो हमारी क्या होती है, अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपवाद में लिखा है, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक क्या होती है, उसका उच्च होती है, यानी कि इसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होगा तब ये क्या होगा, पिघलेगा। लेकिन इसे कम टेम्परेचर से ऐसे तो धुआं निकलने लगता है ना, तो यह क्या होती है, अधातु में होती है, ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप, यहाँ पर 2 को देखिए, क्रियाकलाप 2 यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, क्रियाकलाप 2 को चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए बढ़िया से। यहाँ पर आपको सामग्री क्या क्या चाहिए, तो सामग्री हमारा चाहिए दोनों छोर से छिली हुई पेंसिल, क्या चाहिए, दोनों छोर से छिला हुआ, जैसे एक पेंसिल का एक छोर छिला हुआ है ना, उसी प्रकार से इधर भी आपको छिला हुआ चाहिए, यानी कि दोनों छोर से आपको क्या करना है, छील लेना है पेंसिल को, ठीक है, छील लेना है, दोनों छोर से छिला हुआ पेंसिल चाहिए। उसके बाद हमारे क्या चाहिए, बैटरी चाहिए और तांबे चाहिए और हमारा तांबे का और तार चाहिए, ठीक है, तांबे का तार यहाँ पर लिखा गया, तार चाहिए, ठीक है, हो गया। क्रियाविधि क्या चाहिए, चित्र के अनुसार विद्युतीय परिपथ बनाइए, चित्र के अनुसार यहाँ पर विद्युतीय परिपथ बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पेंसिल जो है इसको आपको दोनों तरफ छील लेना है, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर एक बल्ब लेना है, ठीक है, और एक यहाँ पर बैटरी दिया गया है, इसको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है, नेगेटिव वाले को और पॉजिटिव वाले को, किसी में भी हम लोग जोड़ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन बल्ब को देखना होगा कि ये बल्ब जो है एक तरफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जैसे कि ये वाला मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव सिरा को बैटरी में पॉजिटिव में जोड़ेंगे और नेगेटिव सिरा को बैटरी में नेगेटिव में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जोड़ लेना है, इस प्रकार से परिपथ पूरा हो जाएगा। जब ये परिपथ पूरा होगा तो आपको क्या दिखेगा, बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि ग्रेफाइट से हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आपको मैंने पहले भी यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, है ना। तो यह जो पेंसिल जो इसके अंदर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट होने के कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस कारण से ये हमारा क्या होगा, बल्ब यहाँ पर जलने लगेगा, ठीक है, बल्ब जलने लगेगा। तो अवलोकन परिणाम क्या मिला, बल्ब जलता है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं चित्र 2.11 में देख सकते हैं, विद्युत परिपथ ग्रेफाइट, ठीक है, जो कि पेंसिल की लीड के साथ यहाँ पर किया गया क्रियाकलाप आप लोग देख सकते हैं। भली बात है, आप लोग इसे घर में भी सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारा, अब बताइए यहाँ पर प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न को हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए प्रश्न बहुत इजी है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वही सब प्रश्न है। देखिए पहला हमारे क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा, इसका आंसर क्या होगा, पारा, ठीक है, पारा एक हमारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसका देखिए यहाँ पर लिखा गया कौन सी धातु विद्युत की अच्छी सुचालक है, कौन सी धातु जो है हमारे विद्युत की अच्छी सुचालक है, तो क्या होगा, चांदी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, चांदी। आपको मैंने पहले भी बता चुके, चांदी जो है हमारे क्या, विद्युत की अच्छी सुचालक है, ठीक है। उसका तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन हमारे क्या, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो कि क्या है, विद्युत की सुचालक है, तो कौन से अधातु, जो ग्रेफाइट, यहाँ पर क्या होगा, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट एक हमारा ऐसे अधातु है, यहाँ पर क्या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक हमारा ऐसा धातु जो कि क्या है, विद्युत की सुचालक है। प्रश्नों को मैं यहाँ पर कॉपी में भी लिख लिया हूँ, आप लोग कॉपी से भी आप लोग समझ लिए किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारे क्या है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये वाला आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे क्या, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली कौन सी द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु हमारे क्या, पारा, पारा द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे क्या है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, तो कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, तो वे हमारे क्या हो जाएगी, चांदी हो जाएगी, ठीक है। चांदी जो है हमारे क्या, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर चांदी, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, क्लियर। 3 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है,
कौन सी ऐसा अधातु है जो कि है विद्युत का सुचालक है? तो हमारा क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। आप लोग अपने कॉपी और किताब को अपने साथ रखिए और साथ ही साथ मेरे साथ पढ़िए ताकि आप लोग ज़्यादा सीख सकेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे क्या लिखा है? धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। एक नंबर हमारे क्या है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, देखिए धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है। देखिए धातु जो होती है ना, वे ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो हमारे क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद देखिए ये क्षारीय होते हैं। ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। देखिए धातु प्लस ऑक्सीजन तो हमारा क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड। याद रखिएगा, धातु प्लस ऑक्सीजन तो हमारे क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड। यानी कि धातु जो है वह हमारा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो हमारा धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा है क, कुछ धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है जैसे कि सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन से त्वरित प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। आपको मैं पहले ही बताया था कि कुछ धातु जो है ना वे हमारी क्या होती है कि तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जो कि तुरंत क्या करते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो दो धातु का नाम बताया जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो वे हमारे क्या हो जाएगा? सोडियम और पोटेशियम। और ये मुलायम धातु भी होते हैं। इसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। क्यों केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? क्योंकि ये केरोसिन तेल से अभिक्रिया नहीं करती है, मिट्टी के तेल से अभिक्रिया नहीं करती है। और जैसे इसे हम लोग बाहर निकालते हैं, नमी के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाता है। जब तक उसमें केरोसिन तेल लगा हुआ रहेगा तब तक तो आग लगेगा नहीं, तो उसे हम लोग फिर चाकू से भी काट सकते हैं, जो कि क्या होती है? बहुत ज़्यादा मुलायम धातु है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी बताया गया कि सोडियम एवं पोटेशियम जो है वे हमारा ऑक्सीजन से त्वरित प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। यानी कि तुरंत ये क्या करती है? हमारे जो है वे सोडियम और पोटेशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। जैसे कि हमारे देखिए यहाँ पर हमारा बताया गया है कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन तो हमारे क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम और ऑक्सीजन जो प्रतिक्रिया करेगा तो हमारा बनेगा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O होता है। देखिए यहाँ पर सोडियम का सूत्र तो Na होता है, ऑक्सीजन का सूत्र तो O होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया? इसको संतुलित करने के लिए, क्या करने के लिए? संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 बैठाया गया है तो यहाँ पर 4 बैठेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला देखिए इधर और इस तरफ, दोनों तरफ हमारे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 गो है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारा कितना गो है? 2 गो हो गया। देखिए ये 2 जो है ना तो Na के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी, तो ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया। यहाँ पर सोडियम कितना है? 4, तो यहाँ पर भी सोडियम कितना है? देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ 2, 2 दूनी कितना हो गया? 4। यानी कि सोडियम भी हमारे कितना हुआ? 4 गो। इसीलिए ये दोनों जो है वे बाद में बैठाया जाता है, संतुलित करने के लिए बैठाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ चुके हैं सोडियम और ऑक्सीजन जब प्रतिक्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन से धातु प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है और ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति हमारा क्षारीय होती है। कैसे होती है इसकी प्रकृति? क्षारीय होती है। अब हम लोग ख देखते हैं। ख देखिए हमारे क्या लिखा है? कुछ धातुएं जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करती है। देखिए ये प्रतिक्रिया जो है धीमी, जैसे कि हमने क में देखा तो ये हमारी क्या फास्ट प्रतिक्रिया था, जो कि हमारे धातु जो है वे तुरंत अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन कुछ धातु, ये तो हमारा कुछ धातु में था, लेकिन हमारे जितने भी और धातु जो बचे, जैसे कुछ धातु हमारे क्या है, जैसे कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एवं मैग्नीशियम हो गया, ये जो है वे हमारे क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करती है। इन्हें वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखने से यह मंद एवं धुंधली पड़ जाती है। जैसे देखिए आप लोग क्या कीजिए, लोहा को आप लोग ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो जब आप लोग बिना रंग किए हुए लोहा को आप लोग छोड़ दीजिएगा तो वे नमी के संपर्क में आते हुए वायुमंडल में नमी है और नमी के संपर्क में आते हुए उसमें क्या हो जाएगी? उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वे जो जंग जो है वे हमारे क्या है? लोहा का ऑक्साइड है। क्या है? लोहा का ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है लोहा, और जब हमारा ऑक्सीजन इसके साथ जब हमारा प्रतिक्रिया करेगा तो वह हमारा क्या बनाएगा? लो ऑक्साइड बनाएगा, जो कि हम लोग देखते हैं जंग के रूप में देखते हैं, है ना। इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है इसका हमारा सूत्र। लो ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा Fe है, ठीक है, चलिए आपको दिखाई दे रहा है Fe, उसके बाद प्लस O2 और हमारा क्या बनेगा?
Fe2O3 बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये संतुलित करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए Fe और यहाँ पर Fe कितना है 2, ठीक है। तो इधर हमें Fe कितना करना होगा 2 करना होगा पहले, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे ऑक्सीजन को पहले आप लोग संतुलित कर ले तो क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। नहीं तो एक चीज़ हमें मिटाना पड़ता है अभी। देखिए O2 यहाँ पर O यहाँ पर कितना है 2 गो है, ठीक है। और यहाँ पर O हमारे कितना है 3 है। तो यहाँ पर भी O और यहाँ पर भी O हमें क्या करना है बराबर करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर देते, 2 लिख देते इसके पहले। देखिए हम लोग किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उसके बीच में हम लोग नीचे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर 2 लिख दिए, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। और तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा 3 करना होगा, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गया, और इधर हमारा फेरस यानी कि लोहा हमारे कितना है 2 दूनी 4, तो इधर भी हमें क्या करना होगा 4 करना होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बाद में फिर क्या कहता है संतुलित करके लिखा जाता है। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखा गया, आप लोग समझिएगा। तो आप लोग इस प्रकार से ही आपको लिखना है, जैसे कि 4Fe लिखना है प्लस 3O2 लिखना है प्लस 2Fe2O3 लिखना है। इस प्रकार से यदि एग्जाम में कहे कि लो ऑक्साइड का लोहा जो है वे हमारा लो ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित होता है उसका समीकरण लिखे, तो आप लोग ये समीकरण लिखने वाले हैं, ठीक है। ये समीकरण आप लोग को अपने कॉपी में भी अभी लिख लीजिए, ये दोनों समीकरण, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्या क्रियाकलाप 3, ठीक है। क्रियाकलाप 3 यहाँ पर क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आपको सामग्री क्या चाहिए, तो सामग्री में आपको लेना है मैग्नीशियम लेना है, फीता लेना है, चिमटा लेना है, मोमबत्ती लेना है, माचिस लेना है, ठीक है। तो ये सब आपको लेना है। उसका देखिए क्रियाविधि, क्रियाविधि हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक मैग्नीशियम का फीता लीजिए, मैग्नीशियम का फीता है ये वाला, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या लेना है, मैग्नीशियम का फीता लेना है। देखिए एक मैग्नीशियम का फीता लीजिए, इसे चिमटे, उसके बाद देखिए इसे चिमटे से पकड़िए, क्या करना है इसे चिमटे से पकड़ना है, और मोमबत्ती के लो में जलाइए तथा अवलोकन कीजिए। देखिए जो हमारा मैग्नीशियम जो होता है ना, बहुत वे जब जलता है, मैग्नीशियम तो एक धातु है ना, और जब ये जलता है तो बहुत ही ब्राइट लाइट्स, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही चमकीला लाइट उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, बहुत ही ब्राइट, वह बहुत ही उजला होता है ये प्रकाश, ठीक है। तो अवलोकन यहाँ पर परिणाम क्या दिया गया, यह चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख बनाती है। देखिए तो मतलब ये जला तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको मैं अभी बता चुका कि जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो हमारे क्या बनाती है, उसके ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। और ये ऑक्साइड हमारी कैसी होती है, तो ये ऑक्साइड हमारा क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल एक मैग्नीशियम का फीता लेना है और उस मैग्नीशियम के फीते को चिमटे में पकड़ना है और इसे मोमबत्ती के सहारे से आपको चिमटा पकड़ करके आपको सावधानी पूर्वक इसे जलाना है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग प्रैक्टिकल जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय जलाते समय आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग चश्मा जो है वह ज़रूर पहन लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके ब्राइटनेस जो है वह ज़्यादा, इसके ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए आप लोग इसे सावधानी पूर्वक करना है, या फिर आप लोग अपने शिक्षक के उपस्थिति में ही ये सब चीज़ करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अवलोकन परिणाम क्या लिखा गया हमारा, यह चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख बनाती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी लिखा गया मैग्नीशियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करा तो हमारा क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण है, आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। 2Mg + O2 तो हमारे क्या बनेगा 2MgO बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर बताया गया कि मैग्नीशियम का फीता जो जलते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अब क्या करना है, अब एक परखनली लेना है। अब क्या करना है आपको, परखनली लेना है, ठीक है। परखनली आप लोग देखे हैं, परखनली हमारा इस प्रकार का होता है, परखनली इस प्रकार का परखनली होता है, लैब में होता है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे या फिर आपको शिक्षक भी दिखाएंगे स्कूल में। देखिए अब एक परखनली लेना है, ठीक है, और लाल लिटमस पत्र एवं नीला लिटमस पत्र लेना है। लिटमस पत्र लेना है जो कि आपको लैब में मिलेगा। इसी से लिटमस पत्र से ही हम लोग परीक्षण करते हैं कि यह हमारा अम्ल है कि क्षारीय है, ठीक है, क्षार है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या लेना है, एक परखनली लेना है, लाल लिटमस पत्र लेना है और नीला लिटमस पत्र लेना है, ठीक है। देखिए थोड़ी सफ़ेद राख को एक परखनली में लीजिए। अब हम लोग पता लगाएंगे कि ये राख जो है, आखिर ये धातु का राख जो है वह हमारा अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। तो इसको हम लोग पता लगाने के लिए अभी क्या करना है, आपको एक परखनली लेना है और परखनली लेने के साथ साथ आपको लाल लिटमस पत्र लेना है और नीला लिटमस पत्र लेना है।
थोड़ी सफ़ेद राख को क्या करना, जैसे मैग्नीशियम को हमने जलाया, ठीक है, मैग्नीशियम का फीता को हमने जलाया तो इसका राख निकला, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को थोड़ी सी यहाँ पर क्या करना, परखनी में आपको लेना है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, इनमें थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह हिलाइए। अब इसमें क्या करना है, आपको पानी मिलाना है, ठीक है, इसमें आप लोग को पानी मिलाना है, जैसे कि पानी मिला दिए, ठीक है, और क्या करना है, इसे आपको हिलाना है, ठीक है, इसे आपको क्या करना है, हिलाना है। हिलाने से क्या होगा कि ये पानी के साथ इसके राख जो है वे हमारे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए, इस घोल को लाल एवं नीले लिटमस पत्र पर जांचिए। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर जो हमने ये वाला घोल बनाया, घोल एक तैयार किया, किसका घोल है, ये वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड का घोल है, ठीक है। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को घोल को जब हमने तैयार कर लिया तो उसको बारी बारी से हम लोग लिटमस पत्र में रखेंगे, मतलब लिटमस पत्र में 1-2 बूंद करके डालेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या होता है। लाल लिटमस पत्र में डालेंगे, फिर हम लोग नीला लिटमस पत्र में डालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना, डालना है। तो हमें अवलोकन क्या होगा, देखिए नीचे लिखा गया हमारा अवलोकन, अवलोकन के परिणाम। देखिए अवलोकन के परिणाम क्या होगा कि लाल लिटमस पत्र जो है नीला रंग में परिवर्तित हो जाएगा, लाल वाला क्या हो जाएगा हमारा, नीला रंग में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि नीले लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग ध्यान से समझिए एकदम, देखिए लाल लिटमस पत्र हमारा क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ध्यान से समझिए, लाल लिटमस पत्र हमारा क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हमने 2 लिटमस पत्र लिए थे, एक लाल वाला एक नीला वाला, ठीक है। तो लाल वाला में हम लोग, लाल लिटमस पत्र में जैसे ही इसका 1-2 बूंदे डालेंगे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का घोल का, ठीक है, तो वैसे ही लाल लिटमस पत्र हमारे क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग समझ में आ रहा है कि यह जब हमारा लाल लिटमस पत्र जब नीला हो जाए ना, तो हम लोग समझेंगे कि ये कैसा पदार्थ है, तो ये क्षारीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। लेकिन जब नीले लिटमस पत्र में डालेंगे तो इस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद यह इसके क्षारीय गुण को दर्शाता है। यह इसके किस गुण को दर्शाता है, क्षारीय गुण को। तो आप लोग अब बता सकते हैं कि क्षारीय गुण को मतलब किस प्रकार से दर्शाता है। तो लिटमस पत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, तो लाल लिटमस पत्र को ये क्या करता है, नीला कर देता है, ठीक है। और जबकि हमारे नीले लिटमस पत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आप लोग समझ चुके हैं सब कुछ। तो ये गुण जो है भी हमारा कौन सा गुण है, तो ये क्षारीय गुण को दर्शाता है। अगला हम लोग देखते हैं ग में। तो ये ग हमारे क्या लिखा है, कुछ धातुएं जैसे कि हमारा तांबा हो गया, ऑक्सीजन के साथ तभी प्रतिक्रिया करता है जब इसे बहुत अधिक गर्म किया जाता है। चांदी और सोने जो है, चलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए, जो कुछ धातु ऐसा है जैसे कि हमारा तांबा जो है, ठीक है, तांबा जो है ऑक्सीजन के साथ तभी प्रतिक्रिया करता है जब इसे बहुत अधिक गर्म किया जाता है। जब देखिए, जब तांबा को जब बहुत अधिक गर्म किया जाएगा ना, तभी ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने किताब में भी अंडरलाइन कीजिए या फिर आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। तांबा ऑक्सीजन के साथ तभी प्रतिक्रिया करता है जब इसे बहुत अधिक गर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते। देखिए चांदी और सोना की हमारे गहना बनते हैं, जेवर है ना, जो कि आप लोग देखें, ठीक है। तो ये जो है वे हमारा आसानी से जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, मतलब इसमें हमारा कुछ भी प्रभाव भी नहीं पड़ता है, इसीलिए नहीं इसके गहने बनते हैं। और ये चमकदार होते हैं इसीलिए भी इसके गहने बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। मतलब आप लोग जैसे आप लोग खरीदे होंगे बिल्कुल अभी भी वैसा ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से अभी क्या उसके साथ अभिक्रिया नहीं करे, लेकिन उसके जगह पर आप लोग यदि लोहा खरीद लेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ दिनों के बाद उसमें जंग लगने लगेगा। लेकिन सोना चांदी में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि यह किसी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, घ। देखिए घ में हमारे क्या लिखा गया, आप लोग ध्यान से समझिए एकदम, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको सभी चीज बता रहा हूँ, है ना। घ हमारे यहाँ पर है कि लोहा, तांबा, जस्ता कुछ ऐसे धातु है जो बहुत लंबे समय तक आर्द्र, देखिए आर्द्र वायु के संपर्क में रहे तो उसमें जंग लग जाता है और उस धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कुछ हम लोग लंबे समय तक यदि हम लोहा को रख दे, तांबा को रख दे, जस्ता को रख दे, इस प्रकार से कुछ ऐसे धातु है जिसको यदि हम लोग रख दें, ठीक है, आर्द्र वायु के संपर्क में लंबे समय तक, तो उसमें क्या लगने लगेगा, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होने लगेगा, यानी कि उसमें क्या लगने लगेगा, जंग लगने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, आप लोग याद रखिएगा। ऐसे तो ये वाला चीज़ पहले भी आपको मैं समझा दिया है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट हम लोग देते हैं। 1 नंबर हमने देखा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अब हम लोग देखेंगे पानी से अभिक्रिया, ठीक है। देखिए बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए धातुएं पानी के साथ प्रतिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती है या हाइड्रोक्साइड के रूप में हाइड्रोजन गैस
मुक्त करती है। देखिए पानी के साथ अभिक्रिया धातु जो है, धातु पानी के साथ अभिक्रिया प्रतिक्रिया करके या तो हमारी क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, या हमारा हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे कि हमारे देखिए धातु जो है वे हमारा पानी के साथ क्या किया, प्रतिक्रिया करा, तो हमारा क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, या फिर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बस यही तीनों में से कोई एक हमारा क्या करेगा, बनाएगा, जब धातु जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा। कुछ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु हो, जैसे कि हमारा हुए सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठंडे पानी के साथ भी तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, ये ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, नमी के साथ भी अभिक्रिया, आपको मैंने बताया है ना। तो ये क्या बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, जो हमारे क्या सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, और ये मुलायम धातु भी है। तो सोडियम और पोटेशियम हमारा बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो ये हमारा ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, याद रखिएगा। देखिए चूंकि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। देखिए आपको मैंने ये वाला चीज़ पढ़ा है कि नहीं, और ये वाला चीज़ यहाँ पर भी आ गया है ना। तो एग्जाम में पूछेगा कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबा करके रखते हैं। देखिए तो इसका आंसर यहाँ से आपको मिल गया है ना। चूँकि सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हमारा पानी से ना, पानी और ऑक्सीजन दोनों से हमारे क्या करते हैं, तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि केरोसिन तेल में सोडियम और पोटेशियम को क्यों डुबा करके रखते हैं, तो क्योंकि यह केरोसिन तेल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और ऑक्सीजन और पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेती है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। आप लोग ऐसे ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए आप लोग समझ चुके हैं, तो आप लोग अपने से लिखेंगे। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर हमारे क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब अम्ल के साथ अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। 2 नंबर हमने देखा पानी के साथ अभिक्रिया, अब हम लोग देखेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए धात्विक तनु अम्ल, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अम्ल के साथ जब अभिक्रिया जब धातु करेगा ना, तो वे हमारे क्या बनाएगा, लवण बनाती है। क्या बनाती है, लवण बनाती है, और हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, मुक्त करती है। आप लोग अभी देखिएगा। देखिए धातु लेना है प्लस तनु अम्ल। देखिए तनु मतलब क्या होता है, तनु मतलब उस अम्ल में हमारा पानी मिला हुआ है। यदि वह प्योर रहता तो वह सांद्र रहता, ठीक है, तो उसको तनुकृत करने के लिए उसमें पानी मिलाया जाता है। तनु अम्ल मतलब पानी वाला, मतलब उस अम्ल में थोड़ा पानी मिलाया हुआ है, ठीक है, तनु अम्ल है। तो धातु प्लस तनु अम्ल बराबर हमारा क्या बनाएगा, धात्विक लवण बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। देखिए गैस नीचे लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। परंतु ये अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ एक जैसी नहीं होती। कुछ धातुएं जैसे कि हमारा सोडियम एवं मैग्नीशियम तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। देखिए सोडियम और मैग्नीशियम क्या करती है, अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम ऐसा धातु है जो कि हमारे क्या करते हैं, तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम, याद रखिएगा, सोडियम और मैग्नीशियम जो है वे हमारा तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक हमारा समीकरण लिखा गया, आप लोग इसे कॉपी में जरूर लिखिएगा। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर समीकरण है 2Na प्लस 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारा क्या बनेगा, NaCl यानी कि नमक बनाएगा, जो कि हमने अभी बताया लवण बनाएगा, नमक बनाएगा। 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा, यानी कि H2 गैस इससे हमारा निकलेगा। इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है ना। चलिए, तो मतलब इससे आपको ये चीज़ समझ में आया कि जब हमारा धातु जो है वो हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालती है, ठीक है, और हमारे क्या बनाता है, लवण बनाता है, यानी कि नमक बनाता है। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है, मैग्नीशियम यानी कि Mg। मैग्नीशियम जो है वे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तनु वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो हमारे क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा, यानी कि हमारा Mg प्लस 2HCl, तो हमारे क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2। तो इस प्रकार से ये हमारा H2 तो निकल जाएगा, है ना, और ये वाला नमक ये वाला है ना, यानी कि ये वाला क्या, लवण है। तो इस प्रकार से हमारा ये लवण बनाएगा और हमारा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा जब मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला हमारे यहाँ पर क्या है कि कुछ धातुएं जैसे कि जस्ता एवं लोहा अम्ल के साथ मध्यम गति से अभिक्रिया करती है, जबकि कुछ धातुएं जैसे कि हमारा टीन एवं लेड के साथ मंद गति से अभिक्रिया करती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे जो मध्यम गति से अभिक्रिया कौन करता है, तो जस्ता एवं लोहा, और सबसे तेज अभिक्रिया कौन करता है, अभी बताएं, सोडियम और मैग्नीशियम। और
मध्यम अभिक्रिया, मध्यम गति से अभिक्रिया कौन करते हैं, तो जस्ता और लोहा। और सबसे धीमी, तो सबसे धीमी हमारा हो जाएगा टीन एवं लेड जो है वे हमारा सबसे धीमी अभिक्रिया करता है। समझ में आ रहा है। देखिए कुछ धातुएं जैसे कि हमारा चांदी, सोना, तांबा आदि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारे देखिए चांदी बोला गया है, सोना, तांबा आदि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आप लोग याद रखिएगा ऐसा कौन कौन सा धातु है जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो वह हमारा हो जाएगा चांदी, सोना, तांबा। और भी है चांदी, सोना, तांबा धातु जो है वे हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब हम लोग क्रियाकलाप 3 को देखते हैं। देखिए क्रियाकलाप 3 में यहाँ पर क्या बोला गया है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता का टुकड़ा एवं माचिस लीजिए। आपको क्या क्या लेना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आप लोग सूत्र जान चुके हैं HCl, ठीक है। चलिए ये आपको लेना है, जस्ता का टुकड़ा लेना है, जस्ता का टुकड़ा लेना है एवं माचिस लेना है, ठीक है। जस्ता का टुकड़ा और माचिस आपको क्या करना है, लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए क्रिया विधि। यह क्रिया शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए ये शिक्षक करेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है और आपको समझना है। 5 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक परखनली में लीजिए। 5 मिलीलीटर हम लोग क्या लेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे एक परखनली में, एवं इसमें धीरे धीरे जस्ता के छोटे कणिकाओं को डालते जाइए तथा अवलोकन कीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जस्ता के थोड़ा टुकड़ा डालते जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अवलोकन, तो अवलोकन हमें क्या मिलेगा, आप बुलबुला उठते देखेंगे। आप क्या देखेंगे, बुलबुला। और यही बुलबुला हमारा क्या है, आप लोग समझ चुके हैं। आप लोग को मैं इतना कुछ बता रहा था, आप लोग समझ चुके हैं। ये वाला बुलबुला हमारे क्या, हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस। और जैसे इसके सामने हम लोग माचिस की तिल्ली, माचिस जला के लेकर आए तो ये फट 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 करके फूटने लगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या करती है, वे हमारे ज्वलनशील पदार्थ है। देखिए उसके बाद हमारे लिखा गया है, एक जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुंह के पास, यानी कि हम लोग को क्या करना है, एक परखनली लेना है, ठीक है। और इस परखनली में हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। क्या लेना है, ये परखनली है, ठीक है। उसमें क्या करना है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl लेना है। और HCl लिए उसमें हमें जस्ता का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डाल देना है। क्या करना है, जस्ता का टुकड़ा डाल देना है। जैसे हम लोग जस्ता का टुकड़ा डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हमारा बुलबुला उठ रहा है। क्या उठ रहा है, बुलबुला, ठीक है। और इसके पास हम लोग जब माचिस की तिल्ली ले जाएंगे, क्या करेंगे, माचिस की तिल्ली, और इसको जला मतलब जलता हुआ माचिस की तिल्ली, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, यहाँ पर जो है जलता हुआ माचिस की तिल्ली ले जाएंगे तो पॉप की आवाज़ के साथ ये क्या होगा, आवाज़ निकालेगा, पॉप की आवाज़ निकालेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर, तो इसका मतलब समझ में आया कि ये वाला हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। चलिए हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं। चलिए ये वाला हो गया हमारा। एक जलती हुई माचिस की तिल्ली परखनली के मुंह के निकट लाने पर यह पॉप की आवाज़ के साथ नीले रंग की लौ के साथ जलता है। यह दर्शाता है कि मुक्त हुई गैस हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जस्ता के टुकड़े को जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं तो उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है और ये कैसा आवाज़ निकालती है। तो इसका आंसर ये वाला है, ठीक है। एक जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुंह के निकट लाने पर यह पॉप की आवाज़ के साथ नीले रंग की लौ के साथ जलता है, जलने लगता है। यह दर्शाता है कि मुक्त हुई गैस हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसका यहाँ पर समीकरण दिया गया, जो कि आप लोग समीकरण सब अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। समीकरण हमारे क्या, जस्ता, जस्ता हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो हमारे क्या बनाया, जिंक क्लोराइड बनाया। क्या बनाया, जिंक क्लोराइड, जो कि हमारे क्या एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस को क्या किया, निकाल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया होती है, जैसे कि हमारा Zn प्लस 2HCl प्लस, तो देखिए Zn प्लस 2HCl, तो हमारा क्या बना, गिब्स ZnCl2 प्लस H2। याद रखिएगा, Zn प्लस 2HCl गिब्स ZnCl2 प्लस H2। तो ये यहाँ पर हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक समीकरण है इसका। तो ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर हम लोग देखने वाले हैं क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अब हम लोग अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमारे क्या लिखा गया है, अधिकांश धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु लेड जो है, लेड, एल्यूमिनियम एवं जस्ते ऐसे धातु है जो क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए क्षार से अभिक्रिया, तो हमारे यहाँ पर क्या लिखा गया, अधिकांश धातु जो है हमारे क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु कुछ हमारे ऐसे धातु जैसे कि हमारा लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जस्ता हो गया ना, ये 3 धातु, लेड, एल्यूमिनियम, जस्ता, ऐसे धातु है जो क्षार से अभिक्रिया
करके फलस्वरूप उसके अभिक्रिया क्षार से भी कर लेता है और ये हमारे क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। इसके बाद हम लोग इसके समीकरण को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर इसका समीकरण है। ठीक, यहाँ पर हमारे लिखा गया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे क्या है, क्षार है, ये वाला हमारे क्या है, क्षार है। ठीक है, और इस क्षार के साथ हमारा जिंक का टुकड़ा यहाँ पर डाला गया है जिससे अभिक्रिया करवाया गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या जिंक है, जिंक को ही हम लोग जस्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, जस्ता। ठीक है, ये वाला हमारा जिंक, जिंक को ही जस्ता कहते हैं। तो जस्ता के साथ जब ये हमारा क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जस्ता का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, निकाल देगा, जिसका टेम्परेचर हमारा 550 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया हमारा, जस्ता ऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, Na2ZnO2 हो गया। ठीक है, प्लस H2। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, निकाल देती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है वे हमारा क्षार के साथ भी धातु का अभिक्रिया सीख चुके हैं। क्षार के साथ भी हमारे 3 धातु जो कि अभिक्रिया करता है वो हमारा कौन कौन सा है, जैसे यहाँ पर लेड है। ठीक है, लेड है, लेड, एल्यूमिनियम, जस्ता, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारे देखिए क्या है लिखा गया है। अब देखिए आप लोग अधातुओं के रासायनिक गुण। 1 नंबर हमारे क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। उसके पहले आपको मैं बता चुका धातुओं के साथ। ठीक है, धातुओं के साथ आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ रासायनिक गुण, ये सब वगैरह जितने भी है। अब लोग अधातुओं के रासायनिक गुण देखने वाले हैं। 1 नंबर में क्या, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। सॉरी, अधात्विक ऑक्साइड क्या बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। देखिए अधातु जो होती है ना, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा, धातु के बारे में मैं आपको सभी चीज़ पहले भी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर है अधातु। तो अधातु जो है वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हमारा अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। हालांकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करती, ये ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी कि इसके जो हमारे ऑक्साइड जो बनेंगे ये कमरे के तापमान, साधारण तापमान पर ये अभिक्रिया नहीं करेंगे धातु। ये इसके ऑक्साइड जो होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसके ऑक्साइड क्या होती है, अम्लीय। और धातु के बारे में पढ़ा था, धातु की ऑक्साइड क्या होती है, हमारा क्षारीय होती है। अधातु की ऑक्साइड हमारे क्या होती है, अम्लीय होती है। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो हमारे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी कार्बनिक पदार्थ को जलाया जाता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग लकड़ी कहें, ठीक है, तो लकड़ी को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। जलाने के बाद इससे क्या निकलती है, धुआं निकलती है। ठीक है, तो उसे अभी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बनिक पदार्थ को जलाते हैं तो हमारा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इस प्रकार से किसी भी कार्बनिक पदार्थ को आप लोग क्या कीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। जैसे कार्बन का संकेत C और ऑक्सीजन का O। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो C प्लस O2 बराबर क्या बन गया हमारा CO2। यहाँ पर देखिए कार्बन और कार्बन एक एक बराबर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बराबर, यानी कि ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। आपको मैं संतुलित करना भी बताया हूँ। ठीक है, जैसे देखिए अपवाद, अब हम लोग देखते हैं अपवाद हमारा क्या है। जैसे देखिए सफ़ेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर ही तेजी से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, इसीलिए इसे पानी के अंदर संग्रह कर रखा जाता है। देखिए सफ़ेद फास्फोरस जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील फास्फोरस होता है। ये देखिए हमारा अधातु है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस क्या अधातु है, लेकिन फिर भी ये हमारा कमरे के तापक्रम पर भी अभिक्रिया कर लेती है। क्या लकड़ी को यदि हम लोग कमरे के तापक्रम पर रखें तो क्या ये जल जाएगी, क्या ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगी, नहीं करेगी। लेकिन उसी जगह पर यदि हमारा सफ़ेद फास्फोरस रहे ना, तो सफ़ेद फास्फोरस अपवाद में है, ये हमारा जैसे ही हमारा वायु के संपर्क में आएगा तो ये हमारे इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को पानी में डुबा करके रखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर डुबा करके संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ऐसा कौन सा अधातु है, एक पॉइंट बन सकता है, आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, एक ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया कर लेते हैं, तो वे हमारे क्या, सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, सादा वाला फास्फोरस याद रखिएगा, सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, आप लोग लाल फास्फोरस भी घर में देखे होंगे जो कि हमारा अभिक्रिया नहीं करता है।
जैसे कि माचिस वगैरह में जो होते हैं ना, ठीक है, वो फास्फोरस ही होता है, ठीक है, लाल वाला होता है, जो कि ऐसे रखने पर अभिक्रिया नहीं करती है। उसे जब तक हम लोग माचिस के तिल्ली को नहीं रगड़ेंगे तब तक वे आग नहीं पकड़ता है ना। लेकिन सफ़ेद वाला फास्फोरस जो होती है वे तुरंत हमारा अभिक्रिया कर लेती है। आगे देखिए, इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है। चलिए आपको समझ में आ गया। फास्फोरस जो है वे हमारा P4 के रूप में रहता है, तो P4 फास्फोरस और ऑक्सीजन हमारा O2, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा P2O5, और ये बैलेंस किया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस करना, आपको मैं पहले ही बताया संतुलित करना। तो यहाँ पर देखिए P4, ठीक है, P कितना गो है 4 गो, तो यहाँ पर भी हमारा 4 करना होगा, तो यहाँ पर पहले 2 लगाना होगा, 2 दूनी कितना होगा 4, P 4 गो हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर हमें 5 कर, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 5 है, ठीक है, और यहाँ 2, 5 दूनी कितना हो गया 10, मतलब गुना करने से कितना होगा 10, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 10 करना होगा। यहाँ पर पहले से 2 था तो इसके पहले 5 लिख देंगे, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, फास्फोरस भी बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आपको मैं संतुलित करते हुए भी आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझें, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से अपवाद के बारे में आपने सीख चुका। अब हम लोग क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। देखिए क्रियाकलाप 4 में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको सल्फर चूर्ण लेना है। क्या लेना है, सल्फर का चूर्ण लेना है। उसके बाद देखिए उद्दहन चम्मच, उसके बाद बर्नर लेना है, और तथा शीशे का जार लेना है। तो ये सब आपको क्या करना है, लेना है। देखिए उद्दहन चम्मच आप लोग देख सकते हैं, ये वाला हमारा यहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, लेना है, जो कि हमारे लैब में रहता है, ठीक है। बस आप लोग क्रियाकलाप समझ लीजिए, लैब में आप लोग को शिक्षक दिखाएंगे तो फिर आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। क्रियाविधि देखिए, एक उद्दहन चम्मच में सल्फर के कुछ चूर्ण लीजिए, ठीक है। इस चम्मच में क्या करना है, आपको सल्फर का कुछ चूर्ण लेना है। ये आप लोग चम्मच देख सकते हैं, इस प्रकार का रहता है। इस चम्मच में आपको क्या लेना है, सल्फर का चूर्ण लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, एक बर्नर में इसे गर्म कीजिए। उसके बाद बर्नर में आपको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। बर्नर में आपको क्या करना है, ये वाला गर्म करना है। अब उसके बाद गर्म करने के बाद जैसे ही सल्फर जलना शुरू करे, चम्मच को शीशे के जार के भीतर ले जाइए और जार का ढक्कन से ढक दीजिए। मतलब देखिए, सबसे पहले आपको सल्फर को लेना है चम्मच में, ये वाला चम्मच में है ना, उद्दहन चम्मच में लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको गर्म करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग गर्म कीजिएगा तो सल्फर हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर जलने लगेगा। सल्फर क्या हो जाएगा, जलने लगेगा, है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, बर्नर में इसे गर्म कीजिए। जैसे ही सल्फर जलना शुरू करे, चम्मच को क्या करेंगे हम लोग, शीशे की जार में, इस शीशे की जार में इस चम्मच को क्या करेंगे, डुबा देंगे और ढक्कन को हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। ढक्कन से ढक देंगे, इस ढक्कन से फिर क्या करेंगे हम लोग, बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए चित्र यहाँ पर 2.13 में आपको दिखाया गया कि सल्फर का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके यहाँ पर दिखाया गया। सबसे पहले सल्फर को चम्मच में लिया, जिसके चूर्ण को, और इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद इसको यहाँ पर इस जार में, शीशा का जार है, ताकि हम लोग इसके आसपास, इसके आर पार देख सके कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें डाल देना है और ढक्कन को क्या करना है, बंद कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सावधानी दिया गया है। इस सावधानी को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। इस सावधानी को यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। क्या बोला गया, देखिए, इसके धुएं से स्वयं को बचाकर रखिए, क्योंकि ये विषैले होते हैं, ठीक है। सल्फर के जो धुएं जो होते हैं ना, वे विषैले होते हैं, इसलिए आपको मास्क पहनना है, ठीक है, सावधानी पूर्वक। ये आपको करके ही दिखाएंगे शिक्षक लोग, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों जब रिएक्ट किया तो हमारे क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद देखिए हमारे क्या लिखा गया, इसके पश्चात जार में कुछ पानी डालकर इसे हिलाइए। अब जार में आपको कुछ पानी डालना है और इसको हिलाना है। तो इसके बाद हमारे क्या बनेगा, देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बना लेगा। क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। सल्फ्यूरस अम्ल का हमारा सूत्र पूछा जाता है। देखिए सल्फ्यूरस अम्ल, इसका हमारा होता है H2SO3। सल्फ्यूरस है यहाँ पर, ठीक है, रस सल्फ्यूरस, तो इसका क्या होगा, H2SO3 होगा, आप लोग याद रखिएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर हमारा बना था, उसमें हमने पानी डाल दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, H2SO3 बना लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है। पानी का क्या होता है, H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो सबसे पहले क्या किए थे, चम्मच में हमने सल्फर लिया था, इसको गर्म किए। गर्म करने के बाद इसको जार के अंदर डाल दिए, ढक दिए, और उसमें हमारा एक गैस बना जिसको हम लोग कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। और फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं,
पानी डाल देते हैं, वो जार के अंदर पानी डालते ही वहाँ पर हमारा सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है, जो कि आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। उसका देखिए यहाँ पर एक परखनली में कुछ सल्फ्यूरस अम्ल लेकर उसमें नीला लिटमस पत्र पर डालिए। अब देखिए इसके अंदर जार के अंदर हमारे क्या बन चुका है, सल्फ्यूरस अम्ल बन चुका है, जो कि तनु वाला यहाँ पर बनेगा अभी, ठीक है। तो सल्फ्यूरस अम्ल बन चुका है, इस सल्फ्यूरस अम्ल को क्या करना है, आपको नीला लिटमस पत्र में डालना है, नीला लिटमस पत्र में आपको डालना है। उसके बाद देखिए इसका रंग लाल हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। नीला को जब हमारा लाल कर दे तो समझ लीजिएगा ये हमारे क्या अम्लीय है, ठीक है। और हमने क्षारीय का परीक्षण किस प्रकार किया था कि वे लाल को नीला कर देता था। जैसे कि हम लोग एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को उसमें लिटमस पत्र में उसके विलयन को डाला था तो वे हमारे क्या करता था, लाल को नीला कर देता था। लेकिन यहाँ पर देखिए नीला लिटमस पत्र लेना है, नीला को ये क्या करेगा, लाल कर देगा, ठीक है, नीला लाल, ठीक है। तो इस प्रकार से रंग हमारे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हम लोग समझेंगे ये हमारे क्या है, अम्लीय को दर्शाता है। बस यहाँ तक खत्म हो जाएगा। अब 2 नंबर देखिए, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, देखिए अधिकांश अधातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, ऑक्सीजन जल में घुल जाता है। जलीय पौधे और जंतु श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है। इसे गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहा गया, आप लोग फिर से समझिए। देखिए अधिकांश अधातु जो होती है ना, वे जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। ऑक्सीजन जल में क्या होता है, घुल जाती है ना। तो ऑक्सीजन क्या होती है, हमारा जल में घुल जाती है। उसका देखिए जलीय पौधे और जंतु श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग जलीय पौधे जो है, जैसे कि जलीय पौधे जो है इस जल में, जैसे कि हमारा जो जीव जंतु जो पाए जाते हैं, ठीक है, तो वे क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को श्वसन में काम लेते हैं। जैसे कि मछली वगैरह जितने भी हो गया, और जल के अंदर जितने भी जो हमारे पौधे, छोटे छोटे पौधे जो है, वे उस ऑक्सीजन को लेते हैं। ये ऑक्सीजन क्योंकि हमारे जल में घुल जाते हैं, तो इसलिए ये ऑक्सीजन को क्या करता है, इस जंतु और जलीय पौधे क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को लेते हैं। देखिए क्लोरीन जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्लीय घोल बनाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है। क्लोरीन हमारे क्या है, एक अधातु है, ठीक है। जल के साथ घुल करके क्या बनाता है, हमारा अम्लीय घोल बनाता है। इसे गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनता है। अब इस अम्ल को क्या करेंगे हम लोग, देखिए गर्म करेंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करें, क्लोरीन जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्लीय घोल बनाती है। और इसे जब हम लोग गर्म करेंगे तो हमारे क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl क्या बनेगा, हमारा HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और HCl बनेगा। और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन बनता है, जो कि ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया आप लोग सीख चुके हैं। अब लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा है 3 नंबर, हमारे क्या है, अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं अम्ल एवं क्षार के साथ कमरे के तापमान पर अभिक्रिया नहीं करती। देखिए सामान्यतः जितने भी जो अधातु जो है वे अम्ल एवं क्षार के साथ कमरे के तापमान पर अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ पर लिखा गया है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना। जैसे यहाँ पर गुण, धातुएं और अधातुएं, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातुएं जो होती है वे धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। आपको मैंने पहले भी बताया था, क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड। ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा धातु तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड बनेगा। और अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो हमारा अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये धात्विक और ये अधात्विक। 2 नंबर यहाँ पर गुण में क्या लिखा गया, ऑक्साइड की प्रकृति। तो ऑक्साइड की प्रकृति, जैसे कि हमारा कोई धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उस ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। लेकिन अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, हमारा अधिकतर अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है, याद रखिएगा अधिकतर। उसका देखिए जल से अभिक्रिया। जल के साथ जब धातु अभिक्रिया करती है तो हमारा धात्विक ऑक्साइड बनाती है, जो कि आपको मैंने पढ़ा था, या हाइड्रोक्साइड बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धात्विक ऑक्साइड बनाएगी या फिर हमारा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। अधातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमारी क्या कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन अपवाद में आपको मैंने पढ़ाया था, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। देखिए अपवाद में यहाँ पर देखिए जल के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जल में घुलनशील है, आपको मैंने अभी भी पढ़ा है। और क्लोरीन भी जो है वे हमारे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जो कि अम्लीय घोल बनाता है फिर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसका देखिए अम्ल से अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं अम्ल से अभिक्रिया। देखिए धातुएं जो होती है धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। जब धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, आपको मैंने प्रैक्टिकल भी पहले बताया था, यहाँ पर करके मतलब कि किताब में जो था वे आपको मैंने बहुत ही चित्रिका से समझाया था। तो अम्लों से अभिक्रिया, धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धात्विक लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, मुक्त करती है।
अधातु जो है वे हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु जो है वे हमारा अम्ल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती है, कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है। इस सारणी को आप लोग को अपने कॉपी में उतारना है, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर लिखा गया क्षार से अभिक्रिया। धातु जो है वे क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कुछ धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए कुछ धातु जो है वे हमारे क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। उसको देखिए जैसे कि अधातु लिखा है, अधातु तो क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु जो है अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करती है और क्षार के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग ये सब जान चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद जानते हैं, देखिए इसके बाद यहाँ पर है इन्हें भी जानिए, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट जान लेते हैं। देखिए झारखंड के स्थान हम लोग देखेंगे और वहाँ पर कौन कौन से जो धातु अधातु जो है पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पश्चिमी सिंहभूम, जैसे कि हमारा बड़ा जामदा जगह के नाम है, ठीक है, गुआ और किरीबुरी। तो यहाँ पर किरीबुरु, तो यहाँ पर जो है हमारे क्या धातु अधातु देखेंगे तो यहाँ पर लो अयस्क, तांबा अयस्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद हमारा है लोहरदगा। देखिए लोहरदगा जो है यहाँ पर एल्युमिनियम अयस्क पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम में हमारा मैग्नीशियम जो है पाए जाते हैं। जादूगोड़ा हमारा यूरेनियम पाया जाता है, जादूगोड़ा में यूरेनियम पाए जाते हैं। झड़िया, धनबाद, रामगढ़ यहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कोडरमा में हमारा अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आप लोग क्या करना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोहरदगा में क्या पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम अयस्क। पूर्वी सिंहभूम में मैग्नीशियम, पश्चिमी सिंहभूम में लो अयस्क, तांबा अयस्क, जादूगोड़ा में यूरेनियम और झरिया, धनबाद, रामगढ़ में कोयला, कोडरमा में अभ्रक। उसके बाद अब हमारा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। अब बताइए, देखिए सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है। जैसे आप लोग पढ़ना पलटाइएगा तो यहाँ पर आपको मैं पढ़ाया था, यहाँ पर पढ़ाया था। देखिए चूंकि सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि सोडियम जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है और मुलायम धातु है, ठीक है, अभिक्रियाशील धातु है। तो ये क्या करता है, हमारा जो है ऑक्सीजन और जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। केरोसिन तेल की जगह एग्जाम में मिट्टी का तेल भी लिखा रह सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा 2 नंबर क्या है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करता है। कमरे के ताप जो है उसके साथ भी वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अधातु का नाम तो सफेद फास्फोरस, अभी भी आपको मैंने पढ़ाया सफेद फास्फोरस, ठीक है। तो सफेद फास्फोरस ऐसा धातु है जो हमारा कमरे के ताप पर भी अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से, चलिए इसको एक बार आपको मैं कॉपी में दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोडियम वाला, ठीक है, कि केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखते हैं, तो ये वाला हमारा है, सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है। चूंकि देखिए, चूंकि सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो इसका आंसर हो गया। 2 नंबर हमारा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करता है। तो सफेद फास्फोरस ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट लिख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लिए, पॉज कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देख सकते हैं हमारा अब इसके बाद क्या चीज़ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा है धातु एवं अधातु के उपयोग। धातु के उपयोग हम लोग पहले देखेंगे, फिर हम लोग नीचे अधातु के उपयोग को देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए धातु के उपयोग। तो विद्युत तार का निर्माण के लिए हम लोग धातु का उपयोग करते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिए। जैसे कि हमारा तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसको हम लोग विद्युत तार में यूज करते हैं, आपको मैंने कई बार पढ़ा चुके ये वाला, ठीक है। बर्तन, मशीन एवं उपकरण का निर्माण करने के लिए, बर्तन, मशीन और उपकरण का निर्माण करने के लिए हम लोग, जैसे कि हमारा तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, इन सभी धातु का हम लोग उपयोग करते हैं। 3 नंबर हमारा है मकान बनाने के लिए भी हम लोग धातु का उपयोग करते हैं। पुल बनाने के लिए भी हम लोग धातु का उपयोग करते हैं। तो मकान एवं पुल निर्माण, जैसे कि हमारा लोहा हो गया, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। 4 नंबर है गहने बनाने में, धातु का उपयोग हम लोग गहने बनाने में भी करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया सोना, चांदी। 5 नंबर हमें है आतिशबाजी में, जैसे कि आतिशबाजी मतलब पटाखा, दिवाली में जो आप लोग पटाखा फोड़ते हैं ना, तो उसमें भी हमारा धातु होता है। कौन सा धातु होता है, तो मैग्नीशियम धातु का उपयोग किया जाता है उसमें, ठीक है। तो आतिशबाजी में भी धातु का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमारा हो गया मैग्नीशियम। अगला 6 नंबर हमारा है खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में
ठीक है। खाद्य पदार्थ को ढकने के लिए पन्नी जो बनाया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम का पन्नी, ठीक है, मिठाई दुकान आप लोग जाते हैं खरीदने के लिए तो वहाँ पर पैकेट में देते हैं ना, एल्युमिनियम के पन्नी में आपको पैक करके देते हैं, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ को ढकने के लिए भी पन्नी के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमारा एल्युमिनियम हो गया, इस धातु का उपयोग मतलब इसको पूरा पतला किया जाता है, पन्नी का रूप दिया जाता है और इससे मिठाई वगैरह जो है खाद्य पदार्थ को ढका जाता है। चलिए 7 नंबर हमारा है विद्युत फ्यूज। देखिए विद्युत फ्यूज जो आप लोग देखा होगा, विद्युत फ्यूज, ठीक है। विद्युत फ्यूज तार को बनाने के लिए, अब फ्यूज तार आपने देखा है कि नहीं, यानी कि फ्यूज को यदि आप लोग खींच दीजिए, फ्यूज आपने देखा है बोर्ड में देख सकते हैं, आपके घर में जो बोर्ड है वहाँ पर फ्यूज लिखा होगा, ठीक है। तो उस फ्यूज को जब आप लोग निकालिएगा, आप लोग सकिएगा कि नहीं, तो आप लोग अपने बड़े भैया को कहिएगा या फिर कोई भी आपको बता देगा, ठीक है। तो या फिर आपको देखने का कभी मन देखने मिले तो आप लोग देखिएगा। तो उस फ्यूज में जो है, उस फ्यूज में, ठीक है, उस फ्यूज को जैसे ही आप खोलेंगे तो उसके अंदर एक वायर मिलेगा, ठीक है। तो उस वायर को बनाने के लिए हमारा धातु का उपयोग किया जाता है, उसके जगह पर हम लोग टीन का उपयोग करते हैं। वो धातु जो है टीन का होता है। ऐसा तो घर में सभी को दूसरा वाला वायर भी छील करके लगा देता है, लेकिन ऐसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अलग से हमारा तार आता है जो कि हमारा टीन का बना हुआ होता है। तो विद्युत फ्यूज तार में बनाने के लिए खाना पकाने वाले बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, टीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग यहाँ पर समझ गए। थर्मामीटर में भी हम लोग उपयोग करते हैं धातु का, जैसे कि पारा, आपको मैंने समझाया था कि थर्मामीटर में हमारा पारा होता है, तो थर्मामीटर में भी हम लोग धातु का उपयोग करते हैं, जैसे पारा। उसके बाद हमारे देखिए लिखा गया है अंतरिक्ष शोध में। अब देखिए अंतरिक्ष शोध में भी हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारा होगा सोडियम टाइटेनियम। तो सोडियम टाइटेनियम हम लोग अंतरिक्ष शोध में भी उपयोग करते हैं। अगला हमारा एक्सरे हेतु। अब एक्सरे के लिए भी लोहा का उपयोग, एक्सरे के लिए, सॉरी लोहा नहीं, एक्सरे के लिए भी धातु का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारा लेड हो गया। लेड जो है वे हम लोग एक्सरे के लिए भी लेड उपयोग करते हैं, ठीक है। तो लेड जो है ऐसा धातु है जिसको हम लोग एक्सरे के लिए उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर 10 पॉइंट्स समझ चुके हैं। अब लोग अधातु के यहाँ पर 16 पॉइंट देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर अधातु के उपयोग को देखते हैं, ठीक है। देखिए 1 नंबर में क्या, ऑक्सीजन, दहन एवं सजीवों में शोषण के लिए। ऑक्सीजन जो है वे दहन के लिए आवश्यक है, और ऑक्सीजन हमारे क्या एक अधातु है, तो वे दहन के लिए आवश्यक है और सजीवों में शोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ठीक है। उसका देखिए 2 नंबर हमारे क्या, विटामिन, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के रूप में उपस्थित होते हैं। कार्बन हमारे क्या एक अधातु है, तो अधातु, ये कार्बन अधातु है, तो कार्बन जो है वे हमारे कहाँ पर उपस्थित होते हैं, विटामिन, वसा और प्रोटीन में कार्बन के रूप में यहाँ पर जो है वे अधातु उपस्थित होता है, जो कि हमारा अधातु क्या कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन उसमें उपस्थित होता है, तो इसका उपयोग हुआ यहाँ पर। 3 नंबर हमारे क्या, कार्बन के अपरूप, जैसे कि हमारा हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में, ठीक है। तो कार्बन के अपरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये वाला याद रखिएगा। कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, तो इसमें हमारा ये वाला क्या अधातु है, तो अधातु का उपयोग यहाँ पर हो गया, जो कि हमारा कार्बन के रूप में यहाँ पर उपयोग होता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में क्या, हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन हमारे क्या अधातु है, ये ईंधन के रूप में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है, ईंधन के रूप में होता है। आप लोग याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील हमारा पदार्थ है, ठीक है। तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। 5 नंबर हमारे क्या, हाइड्रोजन का वनस्पति घी के उपयोग में होता है। देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का वनस्पति घी के रूप में उपयोग होता है, वनस्पति घी के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। उसको देखिए 6 नंबर हमारे क्या, आयोडीन का रोगाणुरोधक के रूप में उपयोग होता है। आयोडीन जो है वे रोगाणुरोधक के रूप में उपयोग होता है, रोगाणुरोधक के रूप में उपयोग होता है। तो आयोडीन हमारे क्या एक अधातु है। 7 नंबर हमारे क्या, आयोडीन का आयोडाइज नमक के रूप में उपयोग होता है। तो आयोडीन का आयोडाइज नमक यानी कि आयोडीन युक्त नमक के रूप में उपयोग होता है आयोडीन का, ठीक है। तो आयोडीन हमारे क्या एक अधातु है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, हमारा 8 नंबर क्या लिखा गया, नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण में। नाइट्रोजन जो है भोजन संरक्षण, जैसे कि आप लोग देखिए कुरकुरे का, चिप्स का पैकेट, ठीक है। तो चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों रहता है, ताकि हमारा भोज्य पदार्थ जो है अच्छा रहे, ठीक है, सुरक्षित रहे। तो संरक्षण के लिए हमारा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। 9 नंबर हमारे क्या, नाइट्रोजन का पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने में। नाइट्रोजन का उपयोग देखिए पौधा जो है वह भी करता है, ठीक है। पेड़ पौधा भी नाइट्रोजन का उपयोग करता है, किस लिए करता है, प्रोटीन बनाने के लिए करता है। किस लिए करता है, प्रोटीन बनाने के लिए। 10 नंबर क्या है, द्रवित नाइट्रोजन। उसका चलिए आपको दिखा दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। उसको देखिए द्रवित नाइट्रोजन का रक्त एवं दान किए गए शरीर के अंगों को संरक्षित रखने में उपयोग करते हैं। किसका, द्रवित नाइट्रोजन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोला गया, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का किस लिए उपयोग होता है, रक्त एवं दान किए गए अंग, ठीक है, इसको संरक्षित रखने के लिए। जो अंग जो दान करते हैं ना, ठीक है, तो उनको संरक्षित रखने के लिए रक्त को, रक्त यानी ब्लड, ठीक है, तो ब्लड दान जो होते हैं उनको संरक्षित रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। उसको देखिए हमारे 11 नंबर क्या है, क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए करते हैं, यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को पता होगा, ठीक है, नहीं पता तो आप लोग याद रखिए, क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है। उसका देखिए 11 नंबर हमारे क्या है,
11 नंबर हमारा है क्लोरीन का उपयोग कागज एवं वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसके रंग हटाने के लिए किसका उपयोग, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, यानी कि वस्त्र में जो रंग होते हैं ना उस रंग को हटाने के लिए, उसके विरंजक रंग को उड़ाने के लिए, ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का उपयोग कागज एवं वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। 13 नंबर हमारे क्या, क्लोरीन का उपयोग कीटनाशकों जैसे कि हमारा हो गया गैमेक्सिन विरंजक चूर्ण के निर्माण में करते हैं, यानी कि क्लोरीन का उपयोग किस लिए करते हैं, कीटनाशकों के रूप में भी करते हैं। 14 नंबर हमारे हैं अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम का उपयोग गैस बैलून को भरने में किया जाता है, हीलियम, ठीक है, हीलियम जो है सबसे हल्की गैस है, ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो बैलून को भरने के लिए करते हैं। 15 नंबर देखिए नियॉन का उपयोग विद्युत ट्यूबलाइट में भरने एवं चमक के लिए करते हैं। तो 15 नंबर आप लोग समझ चुके हैं, नियॉन का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, विद्युत ट्यूबलाइट में भरने एवं चमक के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि ट्यूबलाइट में इसका उपयोग किया जाता है ताकि वो चमके ज़्यादा, है ना, ब्राइट करे ज़्यादा। और आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में करते हैं, विद्युत बल्ब जो होता है ना, बल्ब जो हमारे 100 वाट का जो पहले बल्ब आता था, ठीक है, तो उसमें हम लोग आर्गन का उपयोग करते हैं ताकि वे इसमें क्या हो, उसमें भी आर्गन मतलब उसमें गैस भरा रहता था, वह हमारा आर्गन होता था, ठीक है, तो विद्युत बल्ब में हम लोग आर्गन का उपयोग करते थे। इस प्रकार से यहाँ पर 16 पॉइंट अधातु का आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमने सीखा, ठीक है, तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको मैं ये वाला चीज़ पढ़ा के आपको मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा चैप्टर ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए हमने सीखा धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य, उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, सब चीज़ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। धातुओं में गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, ये वाला भी आपको मैंने बताया था। धातुएं वायु की उपस्थिति में जलकर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं जो कि हमारे क्या होती है, क्षारीय होती है। धातुएं जल से प्रतिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, किंतु अधातुएं सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। किसको छोड़ करके, अधातु में ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन हमारे जल के साथ अभिक्रिया करता है। उसका देखा हमारा लिखा गया धातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और अधातुएं जो है सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसका हमारा है धातुएं क्षारों के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, अधातुएं क्षारों के साथ सामान्य स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं और अधातु के हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग है, जो कि हम लोग यहाँ पर उपयोग जो है इतना सारा उपयोग आपको मैंने बताया अभी, है ना, किताब में जो था सभी उपयोग आपको हमने समझा दिया। तो ये सभी चीज़ आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, धातु का उपयोग, अधातु का उपयोग, ये वाला लिखिएगा। हमने सीखा तो ये वाला भी आपको लोग अपने नोट्स में जरूर उतारिएगा, हमने सीखा, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा चैप्टर जो है, संपूर्ण चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, पूरा पाठ 2 हमारा धातु एवं अधातु, ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। कहीं भी कुछ चीज़ हमने छोड़ा नहीं, सभी चीज़ आपको मैंने बता दिया, जितने कुछ आपकी किताब में था सभी कुछ बताया, और एक्स्ट्रा अपने से भी बहुत सारे चीज़ आपको मैंने यहाँ पर इस चैप्टर पर आपको सिखाया। तो इस वीडियो को करना, लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पर इतना ही, अभी हम लोग बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।